वेलकम 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 स्वराज, गुड मॉर्निंग। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। कहाँ है सब? ऑनलाइन लाइव लाइव फटाफट बोला चल रहा है। चिल कर देगा, अब नया लगवा दिया, माथा खराब हो गया मैंने। मिला दे दो। गुड मॉर्निंग जयंती, गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग गौरव, गुड मॉर्निंग रूपम, गुड मॉर्निंग निवेदिता। बाकी लोग जल्दी जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड हाय। चलो जल्दी जल्दी। एसपीडी इमरजेंसी, उस टाइम था वो भी। हम ब्लू नहीं, हम रेड रेंजर। आओ शांति। गुड मॉर्निंग अर्चित, गुड मॉर्निंग गौरव, जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग स्नेहा। और कहाँ है सब? ताड़ा ताड़ी आशुन, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। एक हफ्ता हो गया ना, सैटरडे हुआ था लास्ट क्लास। अरे वाह, ये सुंदरता, संतूर संतूर। अपने सबसे पहले नेशनल इनकम का क्लास स्टार्ट किए थे, जहां इंट्रोडक्शन पढ़े, चलो वो तो छोड़ो। अब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जब आपको पढ़ा रहे थे, हम आपको बताए थे कि 3 स्टेजेस होते हैं, एक प्रोडक्शन स्टेज, एक इनकम स्टेज और एक एक्सपेंडिचर स्टेज, डिस्पोजिशन स्टेज। इन तीनों स्टेज से ऐसे तो नेशनल इनकम सेम आता है, बट इन रियल लाइफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लैक मनी एंड ऑल, मतलब इनकम इवेजन, टैक्स इवेजन, एवरीथिंग, चीजों का करेक्ट वैल्यू नहीं मिलता है। बट मैथमेटिकली इन तीनों का वैल्यू सेम होता है। प्रोडक्शन स्टेज से जो वैल्यू निकलता है वो कुछ भी हो सकता है, बट उस मेथड को क्या बोलते हैं जल्दी बताना ना। वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड। वैल्यू एडेड मेथड या फिर सिर्फ वही बचा अपना, समझना, सिर्फ वही बचा। सेकंड बोलो इनकम मेथड, और उसके बाद सीखे उल्टा थे, यानी पहले सीखे एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में टोटल 4 बातें समझनी है, सी आई जी एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम मतलब एनएक्स भी होता है, नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। सबसे पहला सी मतलब, और इसको भी मैं उल्टा सिखाया था, बताओ कंजम्पशन मतलब। ऐसे तो कंजम्पशन में तीनों चीज आ जाते हैं, क्या क्या? कंजम्पशन दिस ईयर ऑफ दिस ईयर प्रोडक्शन, कंजम्पशन ऑफ दिस ईयर ऑफ दिस ईयर, कंजम्पशन इन दिस ईयर ऑफ लास्ट ईयर प्रोडक्शन, और कंजम्पशन ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है। अब ये तीनों में लेना सिर्फ पहला वाला चाहिए था, दूसरा वाला चाहिए था कि तीसरा वाला चाहिए था? सिर्फ पहला वाला, कंजम्पशन ऑफ दिस ईयर गुड्स, करेक्ट, प्रोड्यूस्ड गुड्स। तो ये दोनों चीज को कैसे करेंगे भैया, देखते हैं, एडजस्ट करते हैं। फिर अपने पढ़े थे आई। आई क्या होता है भैया? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से करते हैं और बिजनेस सेक्टर्स करते हैं। नंबर 1, बिजनेस सेक्टर इन्वेस्ट करता है, कैसे बताओ? इन फिक्स्ड एसेट्स। कैसे? इन फिक्स्ड एसेट्स। और दूसरा इन्वेस्टमेंट करता है इन इन्वेंट्री, करंट एसेट्स, जिसको लोग इन्वेंट्री वर्ड बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स में। इन्वेंट्री का मतलब होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस, मतलब वो जो भी एडिशनल इन्वेंट्री ऐड हो गया जो। अब ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस हुआ, इस वजह से वो जो कंजम्पशन में, कंजम्पशन दिस ईयर ऑफ लास्ट ईयर प्रोडक्शन था, वो एडजस्ट हो गया। दूसरा, वो जो आई में अपने फिक्स्ड एसेट्स ले रहे थे, वहां अगर डेप्रिसिएशन को खर्चा मांड के, मांडना समझते हो, मतलब लिखना, लिख के अगर मैं WDV वैल्यूज ले रहा हूं, तो जितने भी नेशनल इनकम निकलेंगे वो नेट होंगे, और अगर डेप्रिसिएशन नहीं एडजस्टेड है तो वो ग्रॉस होंगे। क्या डन है इतना सवाल? ठीक। इसके बाद हम पढ़े थे जी। जी भी 2 तरीके से होता है, एक इन फिक्स्ड एसेट्स और एक इन
करेंट गुड्स एंड सर्विसेज। फिक्स्ड एसेट्स वाला पार्ट जनरली जी में नहीं दिखता है, वो कहां दिख जाता है, आई में ही, मतलब वो पार्ट सीधा आई में चले जाता है। फिर अपने क्या पढ़े थे भैया लास्ट, बोलो, एक्स माइनस एम, विच वॉज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स जो भी हम बाहर के गुड्स, यहां के गुड्स बाहर भेज रहे हैं और बाहर के जो यहां आ रहे हैं। अब अगर इधर गुड्स और सर्विसेज के साथ नेट फैक्टर इनकम भी इन्वॉल्व है, यानी फैक्टर इनकम भी एक एलिमेंट है, तो हमारा वैल्यू क्या निकलेगा, नेशनल, अदरवाइज डोमेस्टिक, अदरवाइज डोमेस्टिक। और एक बात जानने को अच्छा लगा कि भैया ये सिंस एक्सपेंडिचर मेथड है, तो मतलब सब गुड्स के प्राइजेस पे खर्चे की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये मार्केट प्राइस पे है। तो एक जेनरिक वैल्यू जो एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है वो हम बोल सकते हैं एन डीपी एट एमपी या एनपी एट एमपी, डिपेंडिंग अपॉन वेदर फैक्टर इनकम इज कंसिडर्ड और नॉट। क्या डन हो रहा है इतना सा बात एवरीबॉडी? वो जो सी में एक लास्ट वाला था ना कि इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो भी तो कंजम्पशन में आ रहा है, वो इंपोर्ट माइनस होने की वजह से हट जा रहा है, माइनस एम होने की वजह से हट जा रहा है। क्या ध्यान आ रहा है सब बात? ठीक। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था इनकम मेथड। क्या था इनकम मेथड सर? इनकम मेथड में भी 4 एलिमेंट पे फोकस करना है जो कि 4 फैक्टर कमाते हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स हु अर्न 4 टाइप ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम ही फैक्टर कॉस्ट होता है, क्योंकि कोई के लिए इनकम मतलब कोई के लिए कॉस्ट। जल्दी से बताना तो पहला फैक्टर इनकम वेजेस, दूसरा नाम कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, गलती मत करना, क्या कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, दूसरा रेंट रॉयल्टी, तीसरा इंटरेस्ट जो कैपिटल अर्न करता है, और चौथा प्रॉफिट, यानी फैक्टर कॉस्ट का पार्ट प्रॉफिट होता है। क्या डन है बात? जो ऑर्गेनाइजेशन कमाते हैं। अब अगर इस प्रॉफिट में डेप्रीसिएशन एक खर्चा मांडा हुआ था, यानी ये जो प्रॉफिट है ये आफ्टर डेप्रीसिएशन है, तो नेट वैल्यू, और अगर बिफोर है तो ग्रॉस वैल्यू। ध्यान आ रहा है बात? अगेन सिंस ये फैक्टर कॉस्ट है तो मतलब ये फैक्टर कॉस्ट पे ही वैल्यूड होंगे, मार्केट प्राइस नहीं। किस पे वैल्यूड होंगे? यानी टैक्सेशन का खेला अभी तक किया हुआ नहीं है इनकम मेथड में। और लास्ट, अगर यहां पे भी क्या कंसीडर किया हुआ है, बोलिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी अब्रॉड वाले बातें भी यहां हैं, तो ये नेशनल नहीं तो डोमेस्टिक, जनरली डोमेस्टिक निकलता है, जनरली डोमेस्टिक निकलता है। डन है क्या बात? एक और इनकम इधर ऐड हुआ था जो कि सेग्रीगेट नहीं हो पा रहा था गुड्स और सर्विसेज में, मिक्स्ड इनकम। कई प्रोफेशनल्स के इनकम होते हैं जो हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि इनका गुड्स के प्रति कितना और सर्विस के प्रति कितना, इस वजह से उनको मिक्स्ड इनकम बुलाते हैं, डॉक्टर्स का, प्रोफेशनल लाइक सीएस का एक्सेट्रा। क्या बोलो, डन है बात आप लोगों? ठीक। ये दोनों मेथड से अपने आंसर निकालते हैं। अब जो ये आंसर आता है, जैसा आपने समझ रहे थे कि भैया ये कई रकम के आ सकते हैं, और वो रकम टोटल कितने होते हैं? 8। पहला 2 इंटू 2 इंटू 2 मॉडल में पहला मॉडल है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में क्या एडजस्ट करने से मार्केट प्राइस मिलता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, क्या वर्ड है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्या डन हो रहा है बात आपको? ठीक। अब फिर अपने सीखे थे एक और 2 इंटू 2 का सेकेंड वाला मॉडल। क्या बताइए? ग्रॉस या नेट। ग्रॉस मतलब भैया अभी तक डिप्रिसिएशन खर्चा नहीं मांडा हुआ है, नेट मतलब डिप्रिसिएशन खर्चा, तो क्या करोगे, क्या हटाओगे या क्या एडजस्ट करोगे? ग्रॉस डेप्रीसिएशन हटाएंगे। अच्छा, डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम कैपिटल अलाउंस। क्या था? कैपिटल अलाउंस। क्या डन है बात? ये अगर माइनस कर देंगे तो नेट वैल्यू मिल जाएगा। तीसरा मॉडल 2 इंटू 2 इंटू 2 का वॉज नेशनल या डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब इंडिया का इनकम, नेशनल मतलब इंडियंस का इनकम। इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता सोचने का। तो इंडिया का इनकम से अगर इंडियंस के इनकम में जाना है तो जो इंडियंस बाहर पैसा कमा रहे हैं वो ले लो, और जो यहां पे फॉरेनर्स कमा रहे हैं वो हटा दो। यानी क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हटा देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बताइए? नेशनल वैल्यू। अब वो नेगेटिव है मतलब ज्यादा बाहर जा रहा है, आ कम रहा है, और पॉजिटिव है तो आ ज्यादा रहा है, बाहर कम जा रहा है, वो जैसा हो चलेगा। क्या बोलो, लॉजिक क्लियर है ये सारा? अब ये 8 वैल्यू जब अपने निकालना सीख जाते हैं तो अपने बोले थे इंस्टीट्यूट के हिसाब से जो नेशनल इनकम का डेफिनेशन था वो NNP at FC था।
क्या डेफिनेशन था ऐसा सर? एफसी यानी क्या? मार्केट वैल्यू की नॉर्मल वैल्यू, मतलब सिर्फ वर्ड क्या बोलेंगे हम? वैल्यू। उसके बाद ऑफ व्हाट? वैल्यू ऑफ व्हाट? ऑल फाइनल इकोनॉमिकल गुड्स एंड सर्विसेज। ये वर्ड समझना था क्या? इकोनॉमिकल, ऑल फाइनल इकोनॉमिकल गुड्स एंड सर्विसेज विदिन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, विदिन दी डोमेस्टिक टेरिटरी या फ्रंटियर ऑफ दी कंट्री। अब बट एन है, एन है तो मतलब नहीं, सेकेंड वाला नेट, सेकेंड वाला नेट यानी हाँ, क्या क्या बोलोगे? इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब अगर नेट वैल्यूज है, क्या है? नेट, तो आगे हम वैल्यू के आगे नेट लगा दो या नेट ऑफ डेप्रिसिएशन वर्ड लिख दो, और ग्रॉस वैल्यू है तो आगे ग्रॉस वर्ड लगा दो या ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन वर्ड लग दो। सिंस ये एनएनपी एट एफसी था तो उस वैल्यू के आगे क्या पढ़ना चाहिए था? नेट वैल्यूज। क्या डन है बात आपको? और उसके बाद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, इन एन अकाउंटिंग पीरियड, खत्म। ये डेफिनेशन होता है कोई भी मेजर ऑफ नेशनल इनकम का। अब इसमें अपने छेड़छाड़ करके सारे के 8 डेफिनेशन फ्रेम कर सकते थे। एक वर्ड आया था इस दौरान, क्या? इकोनॉमिकल। इस वर्ड का क्या मीनिंग था सर? बहुत टेक्निकल। इकोनॉमिकल का अगर मैं अब एकदम सिंपल भाषा में बोलूं तो इकोनॉमिकल मतलब होता है वो एक्टिविटीज या वो गुड्स या वो सर्विसेज जिनका एक्सचेंज हो रहा है, जिनका मार्केट प्राइस है, यानी इनका कोई कंसीडरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इनका कोई कंसीडरेशन पे हो रहा है। अगर ये हो रहे हैं तो वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, नहीं तो वो एक नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। जैसे नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी भैया बताया था आपको, लव एंड अफेक्शन वाला बात, और क्या भैया? सेल्फ कंजम्पशन वाला बात, और क्या भैया? इंपूटेड रेंट वाला बात। ध्यान आ रहा है सब बात? गवर्नमेंट जो आपको बेनिफिट्स देता है वो सब वाला बात। तो ये सब चीज नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो गई। और इकोनॉमिकल एक्टिविटी भैया ये जो अपने पढ़ रहे हैं, ये जो आप खरीद रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज, यानी खाना पीना कपड़ा मकान सब कुछ, डन। बट सर कई ऐसे नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है जो हमको कंसिडर करने चाहिए, नहीं तो देश की बढ़ोतरी नहीं दिखेगी। जैसे कि सबसे पहला एग्रीकल्चरल कंजम्पशन। कौन सा कंजम्पशन? सेल्फ कंजम्पशन या कैप्टिव कंजम्पशन। क्या बुलाते हैं? सेल्फ कंजम्पशन या कैप्टिव कंजम्पशन, यानी जो खुद ओन कंजम्पशन कर लेते हैं। वो तो उगा तो था, खा खुद लिए, तो इसकी वजह से कोई कंसिडरेशन पे नहीं हुआ, तो वो है तो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, बट आना चाहिए किसमें? नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। इसलिए कुछ ऐसे क्या है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जो किस में आने चाहिए? बोलो, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। जल्दी से बताओ वो चारों। पहला तो बता दिया आप लोग को, क्या? एग्रीकल्चर, मतलब कोई भी तरीके का कैप्टिव या ओन कंजम्पशन। फिर बताओ, ओन प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तीसरा, इंपुटेड रेंट टाइप का चीज, यानी कोई भी तरीके का इंपुटेड कॉस्ट। और गवर्नमेंट पेमेंट्स। क्या डन हो रहा है? बट ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, है ना? क्यों? ट्रांसफर पेमेंट्स तो क्या है? बेनिफिट्स गिवन टू अस, जो कि हमने कमाया नहीं बट मिल गया। बिना अर्न किए जो पैसे मिल जाते हैं वो नहीं आएंगे, अर्न एंड रिसीव्ड वाला बात आएगा। क्या डन है बात आप लोगों को? ठीक। अब ये वाला बात अगर समझ में आ गया तो अपने लोग फिर पढ़े थे पीआई। पीआई मतलब पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम में क्या फर्क है सर? पर्सनल इनकम एक तरीके से क्या है ना, कैश फ्लो टेक्निक है। क्या टेक्निक है? कैश फ्लो टेक्निक। नेशनल इनकम तो वैल्यू बताता है अक्रूवल बेसिस पे। अब हमको जानना है कैश बेसिस पे बात, तो हम क्या करेंगे सर? ये जो नेशनल इनकम में पैसे जो कमाए हुए हैं बट मिले नहीं वो हटा देंगे, और जो मिल गए बट कमाए नहीं वो ऐड कर देंगे, जिसको बोलते हैं इनकम रिसीव बट नॉट अर्नड ऐड, और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड माइनस। क्या डन हो रहा है बात? ऐड जैसे कि क्या क्या हुए थे वही मैंने बताया था, ट्रांसफर पेमेंट्स, याद आ रहा है? क्या हुए थे? ट्रांसफर पेमेंट्स। और लेस जैसे कि क्या हुए थे भैया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा कुछ थे क्या? पक्का। अब अपने पढ़े थे अंत में जाके डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, यानी हाउस होल्ड के हाथ में अल्टीमेटली कितना पैसा है जो वो कंजम्पशन पे लगा सकते हैं। क्या था उसका वैल्यू बताओ तो सर? सर ये जो पर्सनल इनकम है इससे अगर मैं इंडिविजुअल टैक्स भी हटा दूं और अदर टैक्स गवर्नमेंट नॉन टैक्स पेमेंट्स हटा दूं तो कंपलसरी नॉन टैक्स पेमेंट्स, तो क्या मिल जाएगा मेरे को? डिस्पोजेबल इनकम। ध्यान आ रहा है इतना सा बात? इस बेसिस पे हमने कई सवाल बनाए इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड के, एज वेल एज हमने कई पीआई, डीपीआई और एनआई का सम्स किए थे। ध्यान आ रहा है आपको? पूरा यही कहानी हुआ था, कुछ छोड़ा नहीं आप लोग को बोलते वक्त।
अब अपने एक टॉपिक जो बच गया इस सेक्शन का मेन, वो कौन सा था, जल्दी आओ। पेज नंबर, अच्छा ये कुछ है जो नहीं आते हैं, याद है ना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि वो क्या है, नया क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं हो रहा है, और वैसे ही सेकेंड हैंड सेल ऑफ फोन, कार्स, कुछ भी, बट इन दौरान जो ब्रोकरेज का काम हो रहा है, यानी न्यू सर्विस रेंडर्ड हो रहा है, उनके वैल्यू आएंगे। इलीगल एक्टिविटीज नहीं आते हैं, और तो और इंटरमीडिएट कंजम्पशंस नहीं आते। ये जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं आते ना, ये और विस्तार में अभी समझेंगे, अभी ये वाला मेथड में, ठीक है ना, क्योंकि याद करो जब मैंने डेफिनेशन बोला था एक वर्ड और पे जोर दिया था, ध्यान है, जो डेफिनेशन बोला मेजर्स का, एनएनपीएफसी कोई भी चीज का, वेरी गुड, द वर्ड वाज फाइनल। क्या वर्ड था, फाइनल, फाइनल इकोनॉमिकल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल मतलब अल्टीमेटली जो बन रहा है, बीच में जो बन रहा है उनका वैल्यूज नहीं आता। सर क्यों, डबल काउंटिंग इफेक्ट, अभी दिखाऊंगा वो चीज को, ठीक है। ये समझाते हुए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन समझाते हुए वो बात आपको बोला था, याद आ रहा है, फैब्रिक बन के जो शर्ट बना था, तो हम बोला था फैब्रिक का कॉस्ट अगर अलग से ले लेंगे तो वापस से फैब्रिक का कॉस्ट तो शर्ट में भी इंक्लूडेड है, तो फैब्रिक का कॉस्ट 2 बार आ जाएगा, यानी नेशनल इनकम डुअल इफेक्ट से बढ़ जाएगा। ऐसे डुअल क्यों, चौबल इफेक्ट से भी बढ़ सकता है अगर वो फर्दर हैंड्स घूम रहे तो बोलो समझ में आ रहा है ना बात। यानी फाइनल गुड्स लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को लेस कर देते हैं, यानी अगर लिए हो तो हटा दो, नहीं तो लो ही मत। क्या डन है बात आपको, उसी बारे में अभी ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हेडिंग क्या दिख रहा है आपको बताइए। नेक्स्ट पेज नंबर 12 में आएंगे सब, पॉइंट नंबर के। एवरीबडी तैयार है क्या सब, कहाँ गए, ओके और लोग हैं, कहाँ गया, स्वप्निल, यस, खुशी, दिशा, महक, हरीश, शिवम, सोहम, जल्दी आओ। ओन प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वाला बताइए ना भैया। ओन प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब नहीं समझे, अरे घर पे ही जो हम गुड्स बना दे रहे हैं, सपोज हम, जैसे वो होता है ना कि हम कोई इन्वेंशन कर दिए, इन्वेंशन छोड़ो, हम कोई एक ऐसा एसेट घर पे बना दिए जो अब हम खुद ही यूज कर रहे हैं अपने लिए। जैसे कि होता है ना, कई लोग क्या कर लेता है, आप लोग बोलते हो ना सर इसका बहुत दिमाग चलता है, ये तो घर में ही वो बना के अपना काम कर ले रहा है, खरीदने का उसको दरकार ही नहीं पड़ा। सपोजिटली तुम साइंस लेके पढ़ा हुआ है और तुम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिससे तुमको अब घर में फ्रीज का दरकार नहीं है, तुम अपना बियर बॉटल उसी में रख रहा है, तो बस, तो वो तुम्हारा सेल्फ कंजम्पशन ऑफ, सॉरी सेल्फ मेड ऑफ क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट्स है। कोई ऐसा लड़का तो मेरे को जरूर मिलिएगा। आओ के क्या लिखा हुआ है पढ़िए, क्या लिखा हुआ है पढ़िए, प्रोडक्शन मेथड और व्हाट, वैल्यू एडेड मेथड, वेरी इंटरेस्टिंग and the last and the most important measure, just because ये एक पर्टिकुलर मेजर है जिससे नेशनल इनकम का बहुत ही करेक्ट वैल्यू मिलता है, मतलब बहुत पास, एक्यूरेट तो देखो सब चोरी करते हैं अपने, तो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां भी चोरी हो रहा है। हम जैसे लोग, हम जैसे क्या, मेरे पिताजी जैसे लोग, सर आप लोग चोर है, एक नंबर के चोर है, हम एक नंबर के चोर, प्रोडक्शन करते हैं बट बताते ही नहीं है गवर्नमेंट को कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्लैक में काम कर रहे हैं। तो भैया ऐसे प्रोडक्शन के टाइम भी ब्लैक में काम होता है, हाँ, तो भैया इसमें तो पकड़ा जा सकता है, पकड़ा क्या जाएगा, जो पकड़ता है वही मिला हुआ है, तो कहाँ से पकड़ेंगे, जो पकड़ता है वही साथ में, हाँ भाई ठीक है कर, तुम थोड़ा बहुत हमको दे दे, तो वो जो चीज हो रहा है, तो उस वजह से परफेक्ट नेशनल इनकम तो कभी भी दुनिया का नहीं पता चल सकता, बट फिर भी इस वाले मेथड से सबसे नियरेस्ट वैल्यू मिलता है। क्या डन है बात आप लोगों को, क्या लिखा हुआ है बताइए, प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू। और ये कोई जरूरी नहीं है, देश के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, कंट्री टू कंट्री एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंट्री, वेदर इट इज डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग, ये वैल्यू का मेथड चेंज होता रहता है, ठीक है। जल्दी से बताना, ये जो मेथड है इसमें हम क्या, कौन सा स्टेज पे अभी, प्रोडक्शन स्टेज, यानी क्या हो रहा है, जहां गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जहां गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं मतलब गुड्स की वैल्यू का बात कर रहे हैं। जल्दी से बताना, प्रोडक्शन मेथड से कौन सा वैल्यू आएगा, एमपी की फैक्टर कॉस्ट, सोच के वापस से क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन करते वक्त आप क्या लेते हो, गुड्स का वैल्यू, तो कि ये गुड्स कितने वैल्यू का है, तो उसमें आप उसका फैक्टर कॉस्ट बताओगे कि मार्केट प्राइस बताओगे, सोच के बताना, गलत, मार्केट वैल्यू, यही गड़बड़ होगा। सुनना, गुड्स जब प्रोड्यूस हो रहा है मतलब उसका वैल्यू कब बताते हो तुम, जब उसमें सारे इंक्लूसिव ऑफ ऑल
MRP, गुड्स का प्राइस क्या होता है? 5 रुपए का चिप्स खरीदे, नहीं खरीदते होंगे, चलो 20 रुपए का चिप्स खरीदे, तो 20 रुपए का जो चिप्स खरीदे कैसे बोलते हो? चिप्स का दाम कितना है? 20 रुपया। तो 20 रुपये में क्या है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। यानी जब गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी अल्टीमेटली जब गुड्स बन जाते हैं, उनकी वैल्यूएशन ऑल टेकिंग ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। डायरेक्ट टैक्सेस नहीं, क्या वर्ड है? इनडायरेक्ट टैक्सेस, करेक्ट। तो वही तो था NIT, क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और कुछ अगर सब्सिडीज भी मिला है तो उसके कारण गुड्स का प्राइस क्या हो जाता है? कम होता है कि नहीं? तो मतलब इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज कंसीडर्ड while production method calculation is done. Hence by production method also we get market values. We get market values. तो production method से हमेशा वो MP वाला बात निकलेगा। तो we have narrowed down our discussion to the 4 MPs वाला पार्ट। क्या बोलो, डन है बात? यानी फैक्टर कॉस्ट नहीं, इससे भी क्या मिलता है? मार्केट प्राइस। और किससे मिलता था मार्केट प्राइस? एक्सपेंडिचर मेथड। तो फैक्टर कॉस्ट सिर्फ किससे मिलता है? इनकम मेथड। इनकम मेथड से सिर्फ फैक्टर प्राइस कॉस्ट पे मिलता है, बाकी सब में क्या मिलता है? मार्केट प्राइस। दो ही तो बचा। क्या बोलो, लॉजिक क्लियर है? पहला बात, आगे बढ़ सकते हैं। तो लिखो बगल में, इट इज ऑलवेज एट डैश वैल्यू। इट इज ऑलवेज एट डैश वैल्यू। गलत। जब हमको पेमेंट किया जाता है तो 4 चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट किया जाता है मतलब किसको पेमेंट कर रहे हैं? बोलो, फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब जो काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं जब, तो उनको क्या क्या दे रहे हैं बताओ? एक को क्या दे रहे हैं? कंपनसेशन। एक को क्या दे रहे हैं? रेंट। एक को क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट। और एक को क्या दे रहे हैं? प्रॉफिट। यानी क्या यहां कहीं भी इनडायरेक्ट टैक्स का बात आया? बिल्कुल करेक्ट। इंक्लूसिव GST वाला जो बात है, जो आप बोल रहे हो कि भैया इस गुड्स को बनाने में जो क्या लगा बताओ? रॉ मटेरियल कंजम्पशन, उन सब चीज का मान लिया, बट वो तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, वो तो ऐसे भी नहीं आना है। फाइनल गुड्स का तो अभी तक इनडायरेक्ट टैक्स इसमें ऐड नहीं हुआ है। करेक्ट बात? समझे जो हम बोलना चाह रहे हैं? वापस से सोचो, ये जो प्रॉफिट है कौन कमाया? वो गुड बनाने के लिए। इसमें जो खर्चा लगा उसका जो टैक्स पे किया उससे हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। मेरे को तो किस गुड का टैक्स इंक्लूड होना चाहिए? फाइनल गुड जो इससे बना। अभी तक ये जो गुड बना है जिसके थ्रू प्रॉफिट आया है, इसमें क्या कंसीडर्ड नहीं है? बोलो, टैक्स। तो इस वजह से वो यहां नहीं आएगा। मिल रहा है मतलब? पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को जो कर रहे हैं। फैक्टर्स में इसीलिए कहीं भी गवर्नमेंट का नाम नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट का कमाई यहां नहीं देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इज एन इनकम ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, जो कि वहां लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, यहां नहीं लेते हैं अपने। और तो और अभी अपने फैक्टर कॉस्ट का बात कर रहे हैं। फैक्टर कॉस्ट मतलब ये जो 4 चीज आता है, इसमें तो ऑलरेडी पहले ही बोला क्या इंक्लूडेड नहीं है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको ऐड करते ही तो क्या आता है? बोलो, तब तो तुम बोलना चाह रहे हो MP और FC बराबर ही, जो शुरुआत में बोला था आपको। क्योंकि आप बोल रहे हो फैक्टर कॉस्ट में प्रॉफिट निकालते वक्त अगर इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब तो MP और FC बराबर है। तब ये 2 मेजर ही नहीं है। पहला 2 मॉडल ही कंप्लीट कर दिया आपने, समझ रहे? क्रब ही हो गया वो बात ही। अब सिर्फ नेट और किसका बात करो? अब फिर यही बोलोगे सर प्रॉफिट निकालते वक्त तो पक्का ही डेप्रिसिएशन माइनस होगा। प्रॉफिट निकालते वक्त तो पक्का ही डेप्रिसिएशन माइनस होगा, मतलब नेट वैल्यू और ग्रॉस वैल्यू भी सेम है। खत्म ही कर दो पूरा बात ही को, समझ रहे हो? तो वो तरीके हैं निकालने के, और कुछ नहीं। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? जल्दी से बताना, प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड में हम कौन सा बात करने वाले हैं? विच वैल्यू? मार्केट वैल्यूज। पहले बोलो इतना क्लियर। चलो अब ग्रॉस होगा कि नेट? और दूसरा जल्दी बताओ। हाँ, नेशनल होगा कि डोमेस्टिक? वो बात ही तो करना है बस, और तो बाकी हो गया। यहां हम क्या निकालने वाले हैं? गुड्स की वैल्यू जब वो प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, उस दौरान गुड्स की वैल्यू तो मैं मानता हूं आपको, मैं सेक्टर बना रहा हूं, बताना आप लोग। ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री 1, जहां पे फैब्रिक बन रहा है। क्या बन रहा है? जिसके लिए रॉ मटेरियल खरीदा गया था। सपोज कर लो क्लॉथ नहीं, कॉटन, मतलब होता ना रॉ कॉटन। क्या बोले?
रॉ कॉटन। रॉ कॉटन से कॉटन का फैब्रिक बना होता है। कॉटन का तो अपने पास तो अल्टीमेटली क्या आता है, कपड़ा आता है, थान जिसको बोलते हैं, कपड़े का थान बोलते हैं, तो कॉटन से बनता है। अब ये कॉटन फैब्रिक थर्ड फैक्ट्री में गया और सेकंड फैक्ट्री में गया और इससे क्या बन रहा है, शर्ट, ठीक है। और ये शर्ट एक फाइनल कंज्यूमर कस्टमर खरीद लिया, ठीक है। इतना सा बात। जब ये पहली बार रॉ कॉटन फैब्रिक में बना, क्या यहां कुछ प्रोडक्शन हो रहा है? क्या यहां कुछ प्रोडक्शन हो रहा है? हाँ, हो ही रहा है। प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? फैब्रिक, शर्ट नहीं, प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक। ये फर्स्ट स्टेज है जहां पे क्या काम हो रहा है, फैब्रिक बन रहा है। तो ये जो आदमी है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इजी होता है बट टेक्निकल इसलिए लगता है क्योंकि आप लोग का याद किया हुआ है। मेरे को तो नहीं समझ में आता था पहले, अभी समझा रहा हूं जो समझना। यहां कितने सेक्टर्स बनाए जल्दी से बताना आपने? 2 सेक्टर है। एक फैक्ट्री 1 में क्या काम हो रहा है जल्दी से बताओ? फैब्रिक बन रहा है। और सेकंड सेक्टर में, ठीक, 2 सेक्टर है, ठीक है। ये जो फर्स्ट सेक्टर में फैब्रिक बना, जब ये फैब्रिक बना होगा, क्या इस फैब्रिक का मार्केट वैल्यू होगा? तभी तो वो सामने वाला फैक्ट्री में खरीद के उससे शर्ट बना। तो क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूडेड है? बिल्कुल, एनआई में ये आता है, यानी ये वाला एनआई में आएगा। बट फिर जब शर्ट बना रहे और जब उसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसको भी एनआई में लिखते हैं, करेक्ट? क्या दिक्कत हो गया यहां? किसका डबल काउंटिंग हुआ? क्या करना चाहिए, कैसे? 2 बात होता है जो मैंने बोला। पहले बच्चे सोचते हैं कि भैया लो ही मत ना, सीधा यही ले लो। पहला तरीका समझ में आया, लो ही मत, सीधा। ये नहीं होता है तरीका, क्योंकि गवर्नमेंट एज वेल एज पूरा इंडिया इतना बुद्धि नहीं लगाएगा। ऐसे तो बोलना चाह रहे हो तुम लोग का कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब तुम लोग कुछ भी कर रहे हो, जो फैब्रिक का काम कर रहा है उसके लिए तो बोल रहे हो, तुम तो देश के लिए योगदान दे ही नहीं रहे हो कुछ, तुम तो बेकार आदमी हो। योगदान कौन दे रहा है? जो, ये तो ना गंदा वाला बात कर दिया ना, इतना नीच वाला बात कर दिया पूरे देशवासियों के लिए। जो बीच में जितने भी इंटरमीडिएट्स है सबको बोल रहा है तुम लोग कोई वैल्यू एडिशन हो ही नहीं दुनिया में, तो गलत बात है। इसीलिए वर्ड देखो ऊपर क्या था, प्रोडक्शन मेथड, और एक वर्ड है देखो, तो जो भी वैल्यू ऐड दे रहा है उनका वैल्यू आएगा। तो क्या ये वैल्यू एडिशन दे रहा है देश में? आना तो चाहिए। तो भैया अगर आएगा, मतलब आप बोल रहे हो कंसीडर तो करना है, ये नहीं कि उसको इग्नोर कर दे। तो क्या करना होगा? कर लिए तो लेस भी करना होगा। चलो तुम मान लो उसका कंट्रीब्यूशन, बट जब तुम शर्ट प्रोडक्शन वाले का मैन्युफैक्चरिंग मान रहे हो, यानी उसका कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हो देशवासी के लिए, यानी देश के नेशनल इनकम के लिए, तुम बोलो तुम पूरा शर्ट वाला जो वैल्यू निकाला ना बाबू, एलन सोली 2000, वो 2000 का 2000 तुम वैल्यू क्रिएट नहीं किए हो, तुम वैल्यू क्रिएट किए हो। अगर ये फैब्रिक उसमें से 500 का था तो माइनस 500 करके 1500 का वैल्यू क्रिएट किए हो। इसलिए वर्ड क्या था? फाउंडेशन। ठीक हो? आओ क्या बताओ, जल्दी से बताओ। 1500 का क्या किए हो आप? एडिशनल वैल्यू क्रिएशन। क्या किए हो आप? एडिशनल वैल्यू क्रिएशन। तो इसलिए वर्ड क्या था देखो ऊपर, वैल्यू एडेड, एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड। क्या बोलो, डन हो रहा है बात? तो ये जो वैल्यू एडिशन वाला बात आया वो कैसे समझ में आया जल्दी से बताना तो सर। यानी फैब्रिक वाला चीज को कंसीडर ना करे या करे और बाद में लेस कर दे, करे और बाद में। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अपने बीइंग अ बिट मैथमेटिकल, जबकि हो नहीं तुम लोग कुछ, तो क्या तुम लोग बोलोगे सर लेना ही नहीं चाहिए ना, हम तो खुद बोल रहे हैं मैथमेटिकली ले ही नहीं रहे। बट ये तो गंदा बात हो जाएगा उसके लिए जो वैल्यू ऐड कर रहा है। इसीलिए बोला कि जब शर्ट का वैल्यू निकालो ना, तब जो उससे पहले कुछ वैल्यू एडिशन ऑलरेडी हुआ है वो हटा दो। तो तुम शर्ट बनाते वक्त 500 का काम तो नहीं किया ना, 500 का काम तो तुमको मिला हुआ था, तुम एडिशनल वैल्यू ऐड कितना किया? 1500 का, तो सिर्फ वो आएगा। तो लगता है ऐसे कि वो 500 तो कट रहा है, तो क्यों ही लेना, सीधा 2000 ले लो, अल्टीमेटली वही फिगर दिखेगा। कितना का नेशनल इनकम दिखेगा? 2000 का एक शर्ट। बट है नहीं वो 2000 का शर्ट। 500 का क्या है? फैब्रिक। 1500 का क्या है? शर्ट में वैल्यू एडिशन। तरीका अलग है बोलने का। मैथमेटिकली इट इज 2000 का शर्ट। इसलिए क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स का वैल्यू आता है, इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू नहीं आता। बोलना का तरीका गलत है, ये भी आपको बोलना चाहिए इंटरमीडिएट का आता है, बट जब फाइनल में करते हैं तो इंटरमीडिएट वापस माइनस हो जाता है। तो जब भी हम कोई सेक्टर का क्या निकालेंगे जल्दी बताना, वैल्यू एडिशन, तो उस सेक्टर का जितना भी प्राइस होगा यानी फाइनल गुड्स होगा वो वैल्यू लिखेंगे, माइनस उससे पहले अगर कोई भी
इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन होगा तो वो लेस कर देंगे, सिंपल, कोई भी सेक्टर का निकालते वक्त। तो इससे क्या होगा, वो जो डुअल इफेक्ट आने वाला है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ तो वैल्यू ऑफ गुड्स तो 2000 रुपए का शर्ट में क्या है तुम्हारा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो है ही, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। जो हम बोले अभी बात क्लियर है, एक बार बोलो शिवम। करेक्ट। हाँ 2000 के कम में बेच, 500 से कम में बेच रहा है तुम बोल रहे, तो ऐसा काम ही क्यों करेगा, कोई बेवकूफ है क्या? एक सेकेंड, इन केस का भी बात होगा तो क्या हो गया, दिक्कत क्या है, वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, वैल्यू डिग्रेड ही तो हुआ, देश को नुकसान ही तो हो रहा है, तो क्या फायदा, तो वो तो कम ही हो रहा है उतना से। तुम 500 ऐड किया, वो 300 में बेचा, तो तुम यहाँ क्या किया, -500 कितने का, -200, तो यही तो हो रहा है रियल में भी। रियल में भी क्या हो रहा है, तुम यहाँ 500 ले लिया था, 500 ले लिया था, और यहाँ कितना लिया, 300 नहीं, -200 करो तो 500 -200 300, क्या अल्टीमेटली वो शर्ट 300 में ही बिका, आ गया वही इफेक्ट, घूम फिरा के इफेक्ट 300 का आ गया, क्योंकि जब तुम वो फर्स्ट सेक्टर का प्राइस लिया था तुम कितना लिया था, 500। ये बार बार ध्यान रखना, हमेशा क्या आएगा, फाइनल नहीं, इंटरमीडिएट का आता है, और उससे पहले अगर कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ है तो वो लेस हो जाता है। छोड़ दे फोन, समझा हम क्या बोल रहे हैं, तो बोल क्या बोल रहा है, क्यों नहीं है, फैब्रिक क्या बेच नहीं रहे हो तुम कोई, आज तुम बड़ा बाजार जाओ, खुद ही अपना प्रोडक्शन कर रहा है तो खरीद का रहा है बाजार से, अंदर ही अंदर, तब तो वो पूरा ही खुद ही 2000 का शर्ट बना रहा है, तब तो वो 2000 शर्ट का आ गया, तब इंटरमीडिएट कंजम्पशन का हुआ। ये जो बोलना चाह रहा है वो टाटा मोटर्स और टाटा स्टील वाला बात कर रहा है, तो तुम खुद ही मोटर बना रहा है और तुम ही खुद गाड़ी भी बना रहा है, टाटा का गाड़ी भी तुम बना रहा है, टाटा का टायर भी तुम बना रहा है, तो तुम तो फाइनल गुड वही है, बट अगर तुम टायर एमआरएफ से ले रहा है और तुम क्या बना रहा है, गाड़ी बना रहा है, तो ये तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स का बात नहीं कर रहा, ये क्या हो रहा है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को बेच रहा है। अब अगर इंटर डिपार्टमेंटल में भी तुम एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को वो इंडिपेंडेंट समझ के अगर प्राइस ऐड प्रॉफिट ऐड करके बेच रहा है तो वो आ रहा है उसका वैल्यू, क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, तो उसका वैल्यू भी आ रहा है, और ये जब करेगा तब वो नेट कर देगा कि भाई हम टायर का कॉस्ट हटा रहे हैं इसमें से। ये कौन कर रहा है, ये कंपनी थोड़ी कर रहा है, ये कौन कर रहा है, देश वाला लोग कर रहा है, यानी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट ये चीज बात बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, थोड़ी ये कैलकुलेशन हमको थोड़ी करना है कि भाई हम देश में क्या नेशनल इनकम दे रहे हैं। हम जब बुक्स खरीद रहे हैं तो ये बुक का दाम क्या है, ऑलरेडी वो भी अपने नेशनल इनकम में बोल रहा है मेरा प्रिंटर, और हम बोल रहे हैं हम जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम भी ये बुक दे रहे हैं, बट गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, ये बुक जब तुम दे रहे हो वो बेचारा ऑलरेडी क्या लेके रखा है इसका, कि हम उसको क्रिएट किए बुक को, तो तुमको हम इसका बेनिफिट नहीं देंगे। ये क्या करते वक्त, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हो रहा है, ये थोड़ी हम और तुम कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है, वहां बैठा हुआ लोग, गवर्नमेंट जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट, CFA, CMBA, ये सब जो बैठ के वहाँ IRS वाले लोग ये सब काम कर रहे हैं। क्या बोलो, डन है बात आप लोगों? चलो तो जल्दी से पढ़ेंगे। सबसे पहला लाइन, क्या वर्ड है इनका दूसरा नाम, मतलब क्या, प्रोडक्शन मेथड के और नाम, जल्दी से पढ़ना, टोटल 4 नाम है। हाँ, कॉटन कहीं प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कॉटन तो क्या है, वो शिप, मतलब जो भी वो जहां से तुम एक्सट्रैक्ट करते हो, अगर वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है उसके कारण जो कॉटन निकल रहा है उसका भी वैल्यू एडिशन आ जाएगा। बट अगर तुम ही खुद शिप पाल के तुरंत काट के उसका क्या बना दे रहा है, फैब्रिक, क्या बना दे रहा है, फैब्रिक, तो तुम्हारे लिए फर्स्ट ही क्रिएशन क्या हो रहा है, फैब्रिक का। कॉटन तो नेचर का क्रिएशन है, समझ रहे, वो तो मतलब हो गया गॉड गिफ्ट वाला चीज हो गया। जल्दी से बताना, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, वही तो बोल रहा है, अगर तुम्हारा ही खुद का पहला ही काम तुम वही कर रहा है, फार्मर वही है मेरे कौन से फैक्ट्री में जहां फैब्रिक बन रहा है, वो काटते ही तुरंत फैब्रिक बना दे रहा है उसका। अब वो है कि पहले हार्वेस्टिंग होता है, वही जिसको क्या बोलते हैं, काट रहा है वो फिर बेच रहा है कि भाई देखो 200 किलो
कॉटन ले आए हैं, तुमको चाहिए तो बताओ, तो वो भी वैल्यू क्रिएटेड हो गया। वही तो बोले इससे पहले भी अगर कुछ होगा तो वो भी माइनस होगा। सब से नहीं मतलब वो इससे माइनस हुआ क्या, देखो देखो, अच्छा 3 स्टेज दिखा देते हैं, उसको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मान लो फैब्रिक वाला से पहले 200 का कॉटन खरीदा, 500 का फैब्रिक बनाया और फिर 2000 का शर्ट बेचा, क्या ये 200 नेशनल इनकम में आएगा? बट ये जब 500 लिखेंगे तो 500 लिखेंगे कि 500 माइनस 200 कितना आएगा? 300 आएगा। यहाँ 200 आ गया, यहाँ कितना आ गया? 300। अब जब ये 2000 लेंगे तो क्या माइनस करोगे? 1 मिनट, 500 और 200 या कुछ नहीं, जल्दी से सोचें। सिर्फ 500 प्लीज, हाँ यही गड़बड़ मत करना कि भैया 500 भी हटाएंगे 200 भी, अरे वो 500 में ऑलरेडी, या तो ये बोलो सर 300 भी हटाएंगे और 200 भी हटाएंगे, या बोलो सीधा 500 हटाएंगे, तो ये कितना हो गया? 1500। देखो अल्टीमेटली 1500, 300 और 200 कितना होता है? 2000, जो शर्ट का वैल्यू था, जो किसका वैल्यू था? शर्ट का वैल्यू था। तो ये अल्टीमेट वैल्यू वही मिल जाता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस। क्लियर है क्या बात? चलो जल्दी से सब कोई दूसरा नाम पढ़ेंगे। सब पता है, सब चीज तो बुक्स में रहता है, जल्दी से बताना। प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्शन मेथड is called product method, value added method is also called what? Industrial origin method। समझ में आ रहा है? जहां से गुड्स ओरिजिन हो रहे हैं, डिराइव हो रहे हैं। और लास्ट क्या लिखा हुआ है? नेट। नेट क्यों वर्ड आया सोचो तो? वही इंटरमीडिएट माइनस होने की वजह से वर्ड क्या आया? नेट आउटपुट, क्योंकि आउटपुट तो कई है बट जो नेट आउटपुट है वो लेना है हमें। क्या डन है बात आप लोगों को? नामकरण का भी कारण है। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड इज द सम ऑफ द व्हाट? Sum total of the what? Net value added at फैक्टर कॉस्ट में लिखा हुआ है क्या ये लोग का? ठीक है रुको, अक्रॉस ऑल व्हाट? प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। आगे बढ़ते, रुको नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? पढ़ो 3 नंबर पॉइंट पढ़ो। द वैल्यू एडेड मेथड मेजर क्या लिखा हुआ है? कंट्रीब्यूट्स क्या? कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज इन domestic territory of the country in an accounting period and entails consolidation of the production of each industry less क्या? intermediate purchase from other। ठीक है, नीचे the method of measurement shows the unduplicated contribution by each industry to the total output। करेक्ट, जो भी डुप्लीकेट होगा वो हट जाएगा। दिस मेथड इन्वॉल्व्स दी फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स है? स्टेप नंबर 1 सुनना, जो मैंने आपको बोला कई सेक्टर्स होंगे, सबसे पहला, फिर दूसरा, फिर लास्ट। करेक्ट, देखो क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाइंग दी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज एंड क्लासिफाइंग देम इनटू डिफरेंट सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ देयर एक्टिविटी। जैसे कि जनरली अपने देश में ये 3 सेक्टर्स हैं, क्या क्या बोलो तो? प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस। सर्विस मतलब क्या? जो अपने कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर इंडिया के लिए कौन सा? जल्दी से बताओ। एग्रीकल्चर। आपको मालूम है एग्रीकल्चर कितना परसेंटेज है? मोटा मोटी 68% ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज ड्यू टू व्हाट? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और इस वजह से इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग है, क्योंकि वो अभी तक वो कैपिटल मार्केट में नहीं गया है। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या हो गया अपने लिए? वही कैपिटल मार्केट, यानी कैपिटल मार्केट इन द सेंस समझे, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कॉमर्स सेक्टर, आईटी सेक्टर, वो सब हो गया। और आईटी का कुछ पार्ट सर्विस में आ गया, क्योंकि आईटी सेक्टर क्या होते हैं? सर्विस रिलेटेड। क्या बोलो, डन हो रहा है बात आपको? ये जनरली 68% है, ये जनरली आपका रिमेनिंग कुछ 22% ऐसे कुछ है। तो कितना हो गया देखो तो, कितना बचा? 90 हो गया ना? हाँ, ये करीब 10% टाइप से। तो इस तरीके से इंडिया का गोलमाल है। वैसे ये चेंज होता रहता है साल टू साल, समझ रहे हो ना? वैल्यू ये हमेशा निकाला जाता है और देखा जाता है इंडिया का नेशनल इनकम कहाँ से आया। प्राइमरी सेक्टर से कितना आता है? 68% अराउंड, इससे कितना? 22% अराउंड, और लास्ट वाले से कितना? 10% अराउंड। क्या बोलो, क्रिस्टल क्लियर है? ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर 2, ड्यू टू इंडिया चेंजिंग इनटू अ डेवलप्ड कंट्री, धीरे धीरे इनके वेटेज बढ़ेंगे, इनका वेटेज गिरेगा। समझ रहे हो? ये क्या है? रिलेटिव मेजर। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चरल गिर रहा है, वैल्यू वाइज नहीं गिर रहा है। किस वाइज गिर रहा है? वैल्यू एडेड नहीं, क्या बोलते हैं उसको? कंपैरेटिव एनालिसिस देखे तो योगदान वाइज देखा जा रहा है, इनका योगदान बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली इनका योगदान परसेंटेज वाइज कम हो रहा है, क्योंकि टोटल तो मिला के कितना होना है? 100%।
समझ गए ना, रिलेटिव मेजर है ये, ठीक। चलिए देखो फिर क्या बोल रहा है, द 3 सेक्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट, सब सेक्टर्स, एंड ईच सब सेक्टर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉमोडिटी ग्रुप्स और सर्विस ग्रुप। समझ रहे हो, वही स्टेजेस, बार बार किसमें ब्रेक होता है, स्टेजेस में। स्टेप 2 जो मैं तुम लोगों को बोल रहा था, देखो नीचे जाके वो लोग वो लाइन लिखा है तो ऊपर गड़बड़ किया है, बुक में ठीक करना होगा मेरे को भी। देखो क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेटिंग व्हाट, दी ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको क्या बोलते हैं, GVAB। देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड नाम से समझ में आ रहा है, क्या बोले, GVA किस पे निकलता है, एट व्हाट, MP, हमेशा किस पे निकलता है, एट MP, बाई ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। और ये वैल्यू इज सेम एज व्हाट, इस टर्म में ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा GVA एट MP निकालो, और लोग को कंफ्यूजन हो गया कि ये GVA क्या होता है, हमें तो क्या पता है, या GDP या GNP, ये GVA क्या होता है। तो देखो GAV क्या होता है, फुल फॉर्म ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको जनरली क्या बोला, GDP, मतलब वैल्यू एडेड तो डोमेस्टिक भी हो सकता है, और बट यहां क्या बोल रहा है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी वाला बात करना, यानी क्या, डोमेस्टिक वैल्यू। तो GVA का क्या मतलब होता है, जल्दी से बताओ, GDP। ये बात अलग से यहां पे भी लिखो ताकि जब भी बुक खुले दिखता रहे, क्या लिखो, GDP एट MP इज इक्वल्स टू डैश, जल्दी बताओ, GVA एट MP। तो बताओ तो NDP एट MP इज इक्वल्स टू NVA एट MP। कैसा लगा ये बात, अरे ग्रॉस वैल्यू एडेड या नेट वैल्यू एडेड, और ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब हो गया GDP, और नेट वैल्यू एडेड का मतलब हो गया NDP। क्या बोलो, डन है। MP से तो समझ में आ ही रहा था। तो ये यदि एग्जाम में आ जाए तो गड़बड़ मत कर देना कि भैया ये क्या नया वर्ड पूछ लिया, हम लोग को तो आप बताया ही नहीं, ये दूसरा नामकरण है सिर्फ इस मेथड के कारण, अदरवाइज GDP ही होता है। बस इस मेथड में GDP को क्या बुलाते हैं, GVAB। और मार्केट प्राइस है, ऊपर गलत वर्ड था तब फैक्टर कॉस्ट वाला चीज मैं ठीक करवा रहा हूं। क्या नेशनल इनकम क्या लिखा है, अच्छा एक सेकेंड, ये लोग नेशनल इनकम वर्ड लिखा ना, ये बात ये सही बोल रहा है, एक्चुअली ये लोग बोलना चाह रहा है वो NNP एट FC वाला बात, क्योंकि इंस्टीट्यूट के हिसाब से नेशनल इनकम जहां जहां वर्ड है दे मेंट इट एज NNP एट FC, इसीलिए वो लोग उसको बोल रहा है, निकलता भले ही MP हो, अल्टीमेटली कन्वर्ट किसमें करते हैं अपने, याद है ना, बोले थे ना, जो भी मेथड से जो भी निकलेगा, अगर घूम के वहां पहुंचना है तो फिर तो एडजस्टमेंट फैक्टर पता ही है। तो वो ये लाइन से ये मत समझ लेना कि प्रोडक्शन मेथड से क्या निकलता है, फैक्टर कॉस्ट पे वैल्यू, क्या निकलता है हमेशा, मार्केट प्राइस पे। वो तो हम पहुंचेंगे फैक्टर कॉस्ट तक टू कैलकुलेट दी नेशनल इनकम, क्योंकि देश का नेशनल इनकम इंस्टीट्यूट बोलता है कि NNP एट FC होता है। चलो बढ़िया बात, क्या डन है बात आपको, वही मैं बोल रहा था, कुछ गड़बड़ है इस लाइन में, अब इंटरप्रिटेशन सही हो गया। जल्दी से आना नीचे और देखो GVA यानी क्या, GVA यानी क्या, लिखते रहना प्लीज बार बार, ताकि हम बार बार बोल रहे हैं। मेरे को इस टर्म में लोग बहुत तंग किए कि भैया GVA एट MP क्या होता है, हम तंग हो गए, हम बता के देखो ये वहां था, तो खोज बाद में 3 क्लास बाद यही बोलोगे भैया ये क्या नया शब्द आ गया। जल्दी से बार बार लिखते रहना, क्या है GVA मतलब GDP, सिंपल। जल्दी से बताना GDP एट MP का वैल्यू क्या सही लग रहा है आपको। देखो एक और फॉर्मूला देखो, पहले ये इक्वल्स टू है, पहले सिर्फ ये वाला है, क्या दिख रहा है बताओ, वैल्यू ऑफ दी आउटपुट, यानी जितने भी आउटपुट, फाइनल आउटपुट नहीं, क्या बोला, जितने भी आउटपुट बन रहे, फैब्रिक भी, शर्ट भी, सब लेंगे, बट उस दौरान अगर कुछ क्या हुआ है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसको लेस कर देंगे। क्या सही किया है लोग, जैसे अभी सिखाया तुम लोग को। इसी वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का तरीका देखो क्या है, ऐसे ही तो तुम लोग भी करते हो यार। क्या लिखा है देखो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एक मिनट, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, करेक्ट। तो अच्छा, प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अरे ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज सेल्स, तो सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज प्रोडक्शन। ये तो अपने नॉर्मल एक अकाउंट्स, FM, कॉस्ट, COGS का हर फॉर्मूला में जानते हैं। डन। तो इस वजह से ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो ये सेकंड लाइन लिखा है, क्लियर है, क्या लिखा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मीनिंग लिखो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, गलती मत कर देना। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्या डन है ना बात, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग विल गिव अस प्रोडक्शन, और वही तो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। डन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नोट पढ़ेंगे सब, 12 नंबर पेज का लास्ट पैराग्राफ।
क्या लिखा हुआ है? नोट दैट इंपोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन क्या वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंज्यूम इफ टोटल परचेजेस आर गिवन। अगर टोटल परचेजेस दिया हुआ आपको, मतलब क्या बोल रहा है, पूरे देश का ये परचेजेस है, तो इसका मतलब उसमें क्या इंक्लूडेड है ऑलरेडी, इंपोर्ट्स भी इंक्लूडेड है। हाँ, मानना यही पड़ेगा कि अगर टोटल परचेजेस है तो मतलब अगर बाहर से भी कुछ मंगवा के इसमें लगाए हैं बनाने के लिए तो वो इंक्लूडेड है। इसका मतलब देन क्या आएगा देखो, और इसका ये इंपोर्ट्स हो गया, और इसका मतलब यही कि सेल्स भी क्या इंक्लूड कर रहा है, डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट सेल्स। तो ये चीज होगा, एक्सपोर्ट नीडेड टू बी, अगर नहीं है तो क्या होगा, एक्सपोर्ट्स आर नीडेड टू बी एडेड। मेरे को एक बात बताना, क्या इस बात से फर्क पड़ता है एन और डी वाला बात, कौन सा एन डी, डोमेस्टिक है कि नेशनल है, क्या इस बात से फर्क पड़ता है? गलत, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, बार बार बोल रहे हैं, इस बात से उसको कोई लेना देना नहीं है। अब अगर इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या इंक्लूडेड है, फैक्टर इनकम वाला बात, तो बट जैसे अभी बोले अपने इस मेथड से, इसीलिए फैक्टर इनकम का बात तो हमेशा क्या निकलता है, डी डी डी, क्या निकलता है हमेशा, डी। तो भैया डी निकल रहा है, आप बोल रहे हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्लूडेड है, कंफ्यूजन नहीं है? तो याद है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से इससे मतलब नहीं है कि ये डी है कि एन, डी में भी क्या आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स आता है। अगर इस एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स में फैक्टर इनकम का भी खेला इंक्लूडेड है तो वो डी या एन में बदलता है। क्या बोलो, डन हो रहा है ना बात, कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना? वरना मेरे को तो पहले लगता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब नेशनल वैल्यू आ रहा है, नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब नेशनल वैल्यू आ रहा है, वो नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर क्या है, फैक्टर इनकम का भी इंक्लूजन है तो नेशनल वैल्यू आ रहा है, अदरवाइज तो वो क्या है, अभी भी डोमेस्टिक वैल्यू। क्या बोलो, डन है? इसलिए देखो जीवी है था क्या, ग्रॉस, उस वो हमेशा क्या होगा, जी डी 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 मतलब डोमेस्टिक। अब उस डोमेस्टिक में अगर बोल रहा है आपको टोटल परचेजेस और टोटल सेल्स दिया है तो मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्लूडेड है। बट अगर सिर्फ डोमेस्टिक दिया तो पहले ऐड करना क्या, एक्सपोर्ट वाला चीज या इंपोर्ट वाला चीज, सो दैट यू कैन कैलकुलेट दी करेक्ट वैल्यू। डन है बात आपको? नीचे सम्स में आएंगे, कितना नंबर हो चुका है लास्ट, 1 हुआ था ना, 2 में हो, 2। हाँ करेंगे केशव, क्योंकि तुम 500 का चीज 600 में बेच रहे हो तो तुम वैल्यू एडिशन तो किए ना, कमीशन खाए। तुम जो बात बोल रहे हो ना केशव, दैट इज कॉल्ड कमीशन इनकम। केशव बोल रहा है सपोज सर आप 500 में कोई गुड खरीदे और वापस 600 में बेच दिए, एक तरीके से तुम क्या लियो मालूम, दलाली। क्या कियो, मेरे को चाहिए एक चीज, मेरे को नहीं पता किससे मिलता है, तो तुम बोला हम दिलवा देगा तेरे को, हम बोला यार कितना में मिलेगा ये, बोला 600 में दे देंगे, बोला 600 में दे दोगे ना, हाँ दे देना मेरे को भाई। तुम गया जिसको तुमको पता है इसके पास मिलता है और 500 में मिलता है, तुम उससे लेके अगर हमको 600 में बेच रहे हो तो 100 रुपए का क्या कर रहे हो, एक कमीशन तो चार्ज कर ही रहे हो मेरे ऊपर, है कि नहीं? तो वो वैल्यू एडिशन में आएगा, सर्विस हो गया एक तरीके का, क्योंकि तुम मेरे को वो डीलर तक पहुंचा दिया जो मेरे को ड्रग्स दे रहा है। ठीक है, आओ जल्दी जल्दी। एग्जाम्पल नंबर 2, दिशा के लिए लास्ट पॉइंट रिपीट। दिशा याद करो, एक्सपेंडिचर मेथड में भी x माइनस एम आता था, याद आ रहा है? एक्सपेंडिचर मेथड में क्या आता था, बोलो ना, x माइनस एम आता है। तो क्या इसका मतलब वो डोमेस्टिक वैल्यू है कि नेशनल वैल्यू है? भैया ये वाला बात करने से आप ये वाला बात पूछो ही मत हम लोग से, यही वो दिशा को वापस कंफ्यूजन हो रहा है, मैं यही बोल रहा हूं। इस बात से लेना देना ही नहीं है कि ये डोमेस्टिक है कि नेशनल है, अब लेना देना है कि अगर इस x माइनस एम में फैक्टर इनकम यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी इंक्लूडेड है तो ये नेशनल है, नहीं तो ये डोमेस्टिक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो लेना ही होगा और उससे डोमेस्टिक वैल्यू ही निकलता है। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 एवरीबडी सॉल्व करेंगे, हो गया तो बताएंगे। पेज नंबर कितना है इसका, 14। जल्दी से आंसर बताएंगे। क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाई वैल्यू एडेड मेथड। एक मिनट, नेशनल इनकम निकालना है वो तो ठीक है, बट हमको मालूम है सबसे पहले क्या निकलता है इस मेथड से, GVA एट MP विच इज GDP एट, बट निकालना क्या था, NNP एट FC। तो उसके लिए क्या करना है तो बाद में देखेंगे, पहले GDP एट MP तो निकले। GDP एट MP का फॉर्मूला बताओ, वैसे मत बोलो, वैल्यू ऑफ व्हाट, आउटपुट
माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलो अब इसको अप्लाई करके आंसर बताओ, अब इसको अप्लाई करके आंसर बताओ। वेरी गुड, क्या आया पहले बताओ। वैल्यू ऑफ आउटपुट सर वो निकल रहा है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जिसको हम चेंज इन इन्वेंटरी बोलते हैं। डन। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन बीच में दिया है क्या, 350। सारा वैल्यू एकदम साफ साफ दे दिया। तो इसको कितना मिला अपने को, ये 250 करोड़। डन एवरीबॉडी। देखो यहां क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होगा, गलती मत करना ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का। अच्छा अब GVA मिल गया यानी GDP मिल गया, कहां जाना है NNP, यानी तीनों चीज करना है। G का N भी बनाना है, D का N भी बनाना है और MP का FC भी बनाना है। तो क्या क्या चेंजेस करना है आपको मालूम है। डू द रेलिवेंट चेंजेस एंड कैलकुलेट NNP at FC। डू द रेलिवेंट चेंजेस एंड कैलकुलेट NNP at FC एवरीबॉडी। ओके नहीं सोहम गलत निकाले हो, 450 नहीं है 250 है। तुम वही गलती किए हो, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तभी तुम्हारा 200 का फर्क आ रहा है। हम बोला वो गलती होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। 70 आया क्या 7070। देखो 250 से क्या हटेगा बोलो, जी से नेट तो डेप्रीसिएशन हटेगा कितना 150। अच्छा और डी से एन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होगा 30 ऐड, और फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड की लेस। तो एक मिनट, लेस मतलब एक्साइज टैक्स या एक्साइज ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और सब्सिडी एक मतलब वो रिफंड ऑफ टैक्स या बोलो लेस टैक्स। तो ये कितना हो गया नेट 60, तो ये क्या हो जाएगा -60। तो कितना आ रहा है 70 करोड़। बोलो डन है क्या बात, पक्का एवरीबॉडी। जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 3 भी नहीं हुआ, 3 हुआ है तो 3 करो। 3 तो पहले ही करवा देना चाहिए था हमको, 3 करो। तुम लोग उस दिन लगता है बहुत भगवा दिए हमको, जल्दी जल्दी छोड़ दो सर। 3 हाँ तो वैल्यू एडेड गई तो समसे सही, तो आदमी अच्छा है। जल्दी आओ, गुस्सा आ रहा है हमको। आप लोग दोनों बहन हो, नहीं जानते हो इधर। अचानक से आज उत्पत्ति दिए आप, तो पहले का क्लास किया हुआ है। तो क्या नाम हुआ अंकिता, क्या अरे तो लाइव कर रहे थे कि वीडियो में। अच्छा ठीक, जल्दी से एग्जाम्पल 3 प्लीज। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आया जल्दी से बताएंगे, ऑनलाइन लाइव सबको 70 करोड़ अगर ठीक लगा तो जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 3, पीछे जगह है बनाने के लिए। अगले पन्ने में पूरा जगह है बनाने के लिए। क्या बुक बनाए है, तो मतलब जगह जगह छोड़ दिए तुमने, कॉपी का दरकार ही नहीं है, पैसा बचा दिए तुमने। जल्दी एसी बंद कर दे। ओ माय गुडनेस, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, रिप हमको नहीं मालूम कैसे करोगे, तो तुमको प्रॉफिट का काम ही क्या है। जल्दी बताओ, सबसे पहले आप
क्या निकालोगे इस सवाल से? जीडीपी एट एमपी क्या निकालोगे? जीडीपी एट एमपी। हम बार बार लिख रहे हैं तो आपको भी लिखना है, कंजूसी नहीं करेंगे यहां। जल्दी बताना जीडीपी एट एमपी कितना आया, जल्दी बताओ। 4000 माइनस प्लस क्या है, कहाँ है वो इंटरमीडिएट, और बीच में कुछ वो नहीं दिया क्या, चेंज इन सेल्स, तब ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना 600, तो ये कितना हो गया 3400। अब जीडीपी एट एमपी से आप सीधा किस में पटकोगे इस बात को, क्योंकि आपको क्या निकालना है, बोलो तो क्या निकालना है? ऑपरेटिंग। अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब मैं लिखूं इनकम मेथड से कैलकुलेशन। क्या होता है इनकम मेथड से? इनकम मेथड से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मेरे को पता है कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम गिव्स अस अ नेशनल इनकम आल्सो, एंड एज पर थ्योरेटिकल अप्रोच दोनों का वैल्यू सेम होता है। इन दोनों का वैल्यू चाहे तुम कोई भी मेथड से निकालो, दोनों का वैल्यू, बट इन तीनों को ऐड करने से निकलता क्या ये तो बताओ। तो पहला बात एफसी तो निकलता है, क्योंकि इनकम मेथड से एफसी निकलता है, तो एमपी नहीं निकलता है, पहला बात। ठीक, आगे बात करते हैं। क्या बोले थे, ऑपरेटिंग सरप्लस में जेनरली प्रॉफिट निकालते वक्त क्या डेप्रिसिएशन को खर्चा मांडा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या निकलता है एन। और इनकम मेथड में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जनरली नहीं मानते हैं, यानी डी निकलता है, और अगर मानते हैं तो एन निकलता है, तो ये क्या है डी, यानी क्या निकला हुआ है एनडीपी एट एफसी। अपने ऑलरेडी क्या निकाल के रख चुके हैं, जल्दी बताना, जीडीपी एट एमपी। तो चलो पहले वैल्यू एडिशन मेथड से घूम के वापस कहां जाते हैं, एनडीपी एट एफसी तक, क्योंकि हमको यह समझ में आया कि इन तीनों वैल्यू का एडिशन क्या मिलता है एनडीपी एट एफसी। तो हमको अभी तक क्या मिला हुआ है, बोलो जीडीपी एट एमपी। तो पहले कहां तक पहुंच जाते हैं एनडीपी एट एफसी। कैसे जाते हैं बताओ, जी से एन, जी से एन, जल्दी बोलो, डेप्रिसिएशन माइनस, और अगला एमपी से फैक्टर कॉस्ट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस। जल्दी ये दोनों काम करो और बताओ क्या आया। ये एसी चल रहा है, ये एसी चल रहा है, ये बंद किया है कोई लगता है, बंद किया है वाला, चल रहा है, गर्मी लगने लगी। जल्दी बताओ, डेप्रिसिएशन लेस करो और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करो, कितना आ रहा है एनडीपी एट एफसी 2700। क्या बोलो, ये बात क्लियर है सबको? एनडीपी एट एफसी कैसे आया, क्लियर है ओ बुड़वक लोग, क्लियर है? अच्छा सर ये जो आप लिखे हो ये बात क्लियर है? नहीं सर, सर डब्ल्यू चाहिए, आर चाहिए, आई चाहिए, पी चाहिए, एम आई चाहिए। मैं बोल रहा हूं ये तीनों क्यों चाहिए, सम्स में सिंपली क्या मांगा, ओएस। तो अगर ये दोनों बात तुमको पता भी है, तुम्हारे कोई मतलब का है नहीं, या तो तुम एक काम करो, इस इक्वेशन को लिख के पहले क्या निकालोगे मालूम, रेंट, और आई और पी दिया हुआ, फिर तीनों ऐड करके वापस क्या बोलोगे मालूम मेरे को, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो उससे अच्छा इस तीनों को ही सीधा क्या लिखो, ऑपरेटिंग सरप्लस। इस सवाल को और इनोवेट करना चाहिए था, लास्ट में क्या मांगना चाहिए था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंट या रॉयल्टी, क्योंकि आई और पी शायद दिया हुआ है ना, आर और आई दिया हुआ है, तो क्या मांगना चाहिए था, प्रॉफिट। तो वो मांगता तो ठीक ठीक, तो वो और निकल जाता अंदर का बात भी, बट आपको मांगा नहीं, आपको सिर्फ क्या मांगा, ओएस। पहले बोलो एनडीपी एट एफसी तक सबको क्लियर? तो ओएस निकालने के लिए मैं यहाँ एनडीपी एट एफसी की जगह क्या बैठा दूंगा, 2700, और डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है क्या, कितना 800, और ओएस को ओएस रहने दो, एम आई का वैल्यू दिया हुआ है क्या सर, 400। जल्दी से दोनों को इधर भेज दो और ओएस का वैल्यू 1500 करोड़। वेरी गुड, डन है क्या बात? देखो एवरीबॉडी, पहले तो ये सोचना कि वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो, अब यही याद रखोगे, या सम्स में नहीं समझ में आता है कभी भी, वो आपको जब तक नहीं बोलता ना ये निकालो, आप नहीं कर पाते थे आज तक, मेरे को लगता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मेथड से पहले क्या निकलता है। तो इस मेथड से सिंस जीडीपी एट एमपी निकला, और इनकम मेथड से सिंस एनडीपी एट एफसी पता होता है, तो पहले उन दोनों के बीच में कनेक्शन तो स्टेब्लिश कर दे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
बोलो डन है क्या बात। और इस तरीके से मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस निकला 1500। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस सवाल को। 4 नंबर हुआ वह 4 करेंगे, इजी सम्स 4 देखते हैं कौन कौन राइट करता है। बहुत इजी, और ये एक मोनोटोनस टाइप का सवाल है जो इंस्टीट्यूट के किताब में 2-3 बार था। बहुत ही मतलब मोनोटोनस टाइप का सवाल। क्या निकालना है? गलत। वेरी गुड। NNPATFC कैसे पता चला? नेशनल इनकम वर्ड से NNPATFC निकालना। बट निकलेगा क्या? GDP एट MP। पहले वो तो निकाल लो। निकलेगा पहले GDP एट MP, GVA एट MP या GDP एट MP। कैसे लिखोगे बोलो? मैं बोलूं? ऐसे लिखना, नेट वैल्यू ऑफ प्राइमरी, नेट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ क्या? प्राइमरी सेक्टर। तीनों सेक्टर का लेना है ना, प्लस नेट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ व्हाट? बोलो सेकेंडरी सेक्टर। आप लोग वही पूछ रहे थे ना सर सम्स कैसे करना है, तो ये सब लाइन लिखना होगा। मतलब बेकार का फ्री नंबर क्यों छोड़ रहे हो? ये लाइन लिख दोगे, कर रहे ही रहे हो, बस उसको वर्ड्स में लिखना है, तब नंबर 4 में 4, 3 में 3। हाँ तो नहीं, यहां सेक्टर वाइज जाओ, गलत काम करोगे। पहले तीनों सेक्टर का निकालो और उसके बाद तुम जो बोल रहे हो मैंने वही बोला, मैथमेटिकली तुम सही हो, तो पहले तीनों ऐड कर लिया फिर तीनों माइनस कर दिया, गलत बात। पहले प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू, तुमको तो ये भी जानना है कि एग्रीकल्चरल क्या योगदान दे रहा है। तुम जैसे जाएगा उससे एग्रीकल्चरल का क्या योगदान है पता ही नहीं चलेगा। हम अलग अलग करते हैं, प्राइमरी का अलग निकालेंगे, सेकेंडरी का अलग निकालेंगे और सर्विस का अलग निकालेंगे। जो वो बोल रहा है करण, उससे भी आंसर वही आएगा, पहले तीनों ऐड कर दो फिर तीनों माइनस कर दो, बट उससे आपको सेक्टर वाइज वैल्यू एडिशन नहीं मिलेगा। जल्दी से इन तीनों का काम करो और बताओ ये वैल्यू कितना है GVA एट MP 4800। अब इससे हमको कहां जाना है? NNPATFC तक। तो 1 मिनट, G से N, D से N, MP से FC तीनों एडजस्टमेंट करना है, और वो तीनों एडजस्टमेंट नीचे धम 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 दिया हुआ है। जल्दी से बताओ पहला काम क्या करोगे इसमें? डेप्रीसिएशन हटा दोगे, है ना? कितना है डेप्रीसिएशन? 47। फिर N में जाने के लिए प्लस करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि माइनस में दिया, कोई दिक्कत नहीं, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा देंगे 300। यानी कितना आया ये? 44। डन। आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। छोटा सा सवाल, क्या इसमें क्या मांगा है? NVA एट, जिसका मीनिंग बोलो। वेरी गुड, NDP एट FC, यानी NNP एट FC नहीं, क्या मांगा है? NDP एट FC। ध्यान से, वैल्यू एडेड मेथड से निकलता क्या है? GDP एट MP, यानी GVA एट MP। निकालो तो पहले वो, फिर ये निकाल जाएगा अपने आप, क्योंकि NDP एट FC इज GDP एट MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस डेप्रीसिएशन। पहले बाकी काम करो फिर ये दोनों हटा देना। परचेज ऑफ मटेरियल से लेना देना है? वेरी गुड, कोई काम का नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वो सेल्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड।
क्या डन है ना बात? तो जल्दी से बताना तो कैसे करोगे इस सवाल को सर? 450 माइनस व्हाट बोलो, सॉरी प्लस व्हाट 30 माइनस 40। अब सुनना, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जिसमें परचेज ऑफ मटेरियल लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परचेज ऑफ मटेरियल। बट एक मिनट नीचे देखो, क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑलरेडी दे दिया, तो वो परचेज ऑफ मटेरियल आपके काम का नहीं है। तो आप सीधा ही क्या माइनस करोगे? 200। जल्दी निकालो ये वैल्यू कितना है? हाँ 240 करोड़। अब आप क्या क्या माइनस कर दोगे? और बोलो, डेप्रिसिएशन और व्हाट? क्या डेप्रिसिएशन दिया था? कितना? 30। और वो कितना है? 45 माइनस 50। तो ये प्लस हो गया, मतलब 15 है क्या? सॉरी। तो बताओ अल्टीमेटली आंसर कितना है? फाइनल आंसर 180। ठीक है, हाँ क्या चीज? देखो, अक्रॉस ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक कि नहीं? यानी यहां पे ऑलरेडी ये लोग कंसिडर नहीं कर रहा था क्या? बोल, एनएनपी एट एफसी नहीं निकल रहा है, ये निकलना चाहिए एनएनपी एट एफसी, बट निकल क्या रहा है? एनडीपी। क्योंकि ये जो नेट वैल्यू है ना, इसमें क्या कंसिडर्ड नहीं किया हुआ अभी तक? फैक्टर इनकम। नो डाउट उससे क्या होना चाहिए? फैक्टर इनकम एडजस्ट। तो वो हमको करना ही पड़ेगा। ये देखो नीचे, अब वो तुम बात बोलेगा, बट अगर मैं यहां से बात करूं वापस, तो ये क्या है? बोल, ये भी तो जीवीए है, यानी क्या? हम बोला ना वो लाइन में गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ क्या निकलता है? डोमेस्टिक। जब भी कुछ बोलेगा अपना, ये क्या निकल रहा है? डोमेस्टिक वैल्यू। कारण ऊपर बोला है कि आपको ये वैल्यूज हमेशा प्रोड्यूसिंग यूनिट्स का वैल्यू दे रहा है, यानी ये आपको फैक्टर कॉस्ट दे रहा है कि नहीं? क्या दे रहा है? फैक्टर कॉस्ट वाला वैल्यू दे रहा है। और अक्रॉस व्हाट? ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, यानी इसमें अभी तक क्या कंसिडर्ड नहीं किया हुआ है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हिसाब से ये लाइन ही गलत है, मैं तो बोल ही रहा हूँ। यानी नेट फैक्टर नेशनल इनकम बाई वैल्यू एडेड मेथड डालने के लिए अभी इसमें क्या ऐड करना बचा है? एनआईटी, सॉरी एनआईटी नहीं, क्या बोल दिया? सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोला? एनएफआई है, एनएफ गलती है, लाइन गड़बड़। जल्दी अब नीचे कौन सा सवाल बच गया? जल्दी बताएंगे। और सारा हो गया, सारे एग्जाम्पल्स हो गए, सारे? क्या बोल रहे हो? नीचे और होगा, देखो तो। गलत। 1 2 हो गया था, 3 4 4 करो, 4 करो। पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 27 हो गया। हाँ, अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया, मतलब उस दौरान क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ नहीं बताया, तो परचेज ही तो मेरे लिए क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी वो लेस होता तब। बट सिंस, हाँ वही रॉ मटेरियल हो गया, सिंस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, तो मेरे लिए वो काम का बात नहीं। हाँ, सो हम कर पाते, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह वही जो अभी बताया मैंने। नंबर 4 प्लीज। ये मैंने बोला ना, इंस्टीट्यूट का मोस्ट फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इससे आप क्या सेक्टर वाइज जाओगे? क्या आप सेक्टर वाइज जाओगे? हाँ, और निकालना क्या है? जीएनपी। इधर एक फिगर कोई काम का नहीं है, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट। क्यों? नेशनल इनकम का पार्ट ही नहीं है वो तो पीआई का पार्ट है, और यहां पीआई मांगा नहीं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी क्या निकालना है? जीएनपी एट एमपी। पहले क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी एट एमपी निकलने के बाद अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इधर ऐड कर दूंगा, तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा। पहले बताओ जीडीपी एट एमपी 1150 करोड़, और इसमें 1150 करोड़ में अगर मैं ऐड कर दूं -20 करोड़,
तो आंसर आ गया 11। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्या निकालना है? सेल्स। सेल्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? वो इक्वेशन। इक्वेशन क्या था बताना तो। इक्वेशन मतलब क्या निकलता है वैल्यू एडेड मेथड से? जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। करेक्ट। अगर सेल्स चाहिए तो हमको जीडीपी एट एमपी चाहिए, चेंज इन स्टॉक चाहिए और इंटरमीडिएट कंजम्पशन चाहिए। देखो कैसे आएगा बाकी। क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक तो दिया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन साफ साफ दिया है। बस एक काम ठीक करना है, वो है जीडीपी एट एमपी निकालना है। और उसके लिए हमको नेट वैल्यू एडेड एट क्या दिया हुआ है? एट क्या दिया हुआ है? नेट वैल्यू एडेड एट एफसी क्या होता है? एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी अगर 2000 करोड़ दिया हुआ है, इससे अगर हमको जीडीपी एट एमपी में जाना है, क्या करेंगे? क्या करोगे? डेप्रीसिएशन एड बैक। कितना था डेप्रीसिएशन? कहाँ है वो? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोल के। और एफसी से मार्केट प्राइस जाना है तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ है? ओ दिया ही नहीं है तो मैं देखो क्या लिख रहा हूं, देखो 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 0 माइनस 200। करेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, उल्टा सब्सिडी। तो 0 माइनस 200। तो जल्दी बताना जीडीपी एट एमपी कितना है? 2500 करोड़। अब आप यहां 2500 करोड़ बैठा दो, सेल्स को छोड़ दो, चेंज इन स्टॉक हो गया 600 माइनस 100 और ये 300। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्स? 5। डन। इजी। चलो एग्जाम्पल नंबर 6, लास्ट है ना ये शायद। हाँ खत्म, यूनिट 2 स्टार्ट हो रहा है उसके बाद, बट ऊपर कुछ बचे हैं बात। पहले 6 प्रैक्टिकल सम्स कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 1 का। एक 5 नंबर का सवाल, ये जितने सवाल अपने किए करीब करीब 15-16 जो भी आएगा ही आएगा, 5 नंबर का सवाल। और वो भी कंपलसरी में देता है जनरली। तो 5 नंबर के लिए वर्ड जरूर से जरूर फोकस करना। अभी सिंस कॉपी में कर रहे हो फटाफट तो आप सिर्फ नंबर्स लिख रहे हो, बट कोशिश करना आप सारे बातों को भी लिखो नीचे कि ये था वर्ड, तब वो ऐड किए। 5 में 5 मिलेगा। दोनों मेथड से निकालना है क्या? क्या निकालना है? नेशनल इनकम यानी एनएनपीएफ से। सबसे पहले कौन सा आप कर रहे हो ये बता दो मेरे को। इनकम करते हो आप लोग पहले, ठीक है, तो हम भी इनकम कर लेंगे। इनकम मेथड, चलो बताओ इनकम मेथड से जनरली क्या निकलता है? वेरी गुड, एनडीपी एट एफसी। वेरी गुड। अब एक एक करके कंपोनेंट्स बताना क्या क्या लूं। सीधा कहां आएगा? अरे कहां गया वेजेस? कहां है? ये रहा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद इंटरेस्ट है, रेंट है,
और मिक्स्ड है, इनकम है और प्रॉफिट है। तो ना जो जो कर लो ना कंसीडर, उसको डॉट कर देना या कुछ कर देना एग्जाम हॉल में भी, ताकि पता रहे ये सब बात ऑलरेडी कंसीडर्ड है। जल्दी से बताओ एनडीपी एट एफसी 18, बट ये नहीं निकालना है, एनएनपी एट एफसी जाना है, बस डी से एन जाना है। डी से एन जाने के लिए मेरे को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना है, जो कि दिया हुआ है माइनस में। कोई बात नहीं, माइनस कर देंगे तो ठीक है, 1850 करोड़। डन एवरीबॉडी। ये कौन सा मेथड था? अभी एक और मेथड से करना है, अगले पन्ने में जगह है। किस मेथड से? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से जनरली क्या निकलता है? देखो देखो देखो, जाके देखो क्या करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। बोलो बोलो, एक मिनट। सिंस ऑलरेडी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में वर्ड क्या है? देखो नेट। क्या वर्ड है? देखो नेट। तो यहां क्या निकलेगा? एनडीपी। क्या निकलेगा? एनडीपी या फिर एनएनपी। क्या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिया हुआ है? कहां लिया हुआ है? ये मान भी सकते हैं नहीं लिया हुआ है या लिया हुआ है, अजम्पशन पे बेस्ड है अपने तो, ठीक है ना। एक बार अपने एक काम करते हैं, अपने पहले अपना वैल्यू निकालते हैं, हिसाब से टैली करना चाहिए आंसर। अपने जो वैल्यू निकालेंगे ना उसको बाद में नामकरण करेंगे वैल्यू देख के, एक बार वैल्यू का नामकरण नहीं करेंगे। इतना पता है एमपी निकलेगा, बाकी दोनों चीज को एक बार नामकरण नहीं करेंगे। जल्दी बताना तो कैसे करते हो एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले सी कितना है? सी 1000, और क्या करोगे? 550, और नेट एक्सपोर्ट साफ साफ दे दिया क्या? यानी x माइनस एम दे दिया। और बताओ नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। वाओ, डोमेस्टिक वर्ड है तो क्या मिलेगा? डी, और नेट वर्ड है तो क्या मिलेगा? एम। मिल ही गया वहां से वर्ड नेट डोमेस्टिक वैल्यू। जल्दी बताओ कितना आ रहा है? वन 1920 करोड़। नहीं आ रहा है? अरे क्या क्या हम डॉट किया अब नया, ये आया होगा, ये और ये आया क्या? ये 5 चीज करने के बाद आ रहा है 1920 पक्का। अब इससे कहां जाना है? क्या क्या करना होगा? बोलो। NFIA को भी ऐड करना है और NIT को हटाना है। करो तो कितना आ रहा है? 1850। तो मतलब वो सही अपने जो सोच रहे थे आ गया, क्योंकि वर्ड देख के पकड़ लिए। पहले नहीं पता चलता, जब पढ़ेंगे तो ही पता चलता। 1850 सही किए, दोनों से टैली हो गया। इजी अब लग रहा है? मैं बता रहा हूं ये सब 11-12 में भले ही किया हुआ हो या नहीं किया हुआ, आई डोंट केयर। अब तो ये एक बर्डन नहीं होना चाहिए, रेदर देन रटना नहीं है। अब आप लोग के लिए चुन्नू मुन्नू बात होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है जो कोई नहीं करेगा। इतना समझ तो कोई नहीं करके जाएगा। एक आना ही आना है, जब पता है 5 नंबर का तो क्यों ना इस पे मेहनत ही कर ले, 5 में 5 ले आए भाई, ठीक कि नहीं। एक 5 नंबर का आएगा ये सम्स, और बाकी और भी सम्स आते हैं, बट इस टॉपिक से सिर्फ यही वाला है। और कौन से टॉपिक से आते हैं? अभी जो अगला वाला थ्योरी करेंगे ना, केंशियन थ्योरी यानी यूनिट 2, उससे एक 3 नंबर का आता ही आता है प्रैक्टिकल सवाल। वैसे ही आगे जाके मनी मार्केट से एक 3 नंबर का प्रैक्टिकल आता ही आता है, इंटरनेशनल ट्रेड से 3 नंबर का प्रैक्टिकल आता ही आता है। इससे वही, अगर पर्सनल इनकम भी पूछ लिया तो वो एडिशनल बोनस है आपके लिए 2 या 3 नंबर का। ये एक पक्का आना है हर टर्म में। हो सकता है पीआई भी पूछ ले 3 नंबर का कोई और सवाल में, जैसे इस टर्म में दिया था। इस टर्म में हर सम्स में, यानी हर एक क्वेश्चन में एक प्रैक्टिकल सवाल था, बट तुमको एक तो छोड़ के ही आना है, क्योंकि एक ऑप्शन आपको छोड़ के आना है, तो वो इस वजह से एक तो प्रैक्टिकल छूटे गए। डन है क्या बात? एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर यहां तक? जल्दी आओ ऊपर, क्या बच गया बात बताना था, और इस यूनिट को खत्म करें तो। एक बहुत ही मेन बात बच गया है, और उसके बाद बाकी बात बेकार। के तक किए थे ना लास्ट, के ABCDEFGHIJKL, पेज नंबर L है वो। जल्दी आओ। 18 के बाद कौन सा? 19। तुमको आई लगेगा कि तुम्हारा छोटा है ना L,
जल्दी आओ, छोटा एल है ये, जल्दी आओ। अरे कैपिटल में नहीं है वो, कर छोटा वाला है, जल्दी आओ। नॉमिनल जीडीपी वर्सेस क्या, क्या लिखा हुआ है पढ़ो तो, नॉमिनल जीडीपी वर्सेस व्हाट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनना। अरे ध्यान से सुनो, क्या तुम लोग स्वराज का मस्ती नहीं लेना है कोई, जल्दी आओ। जीडीपी, अब मैंने आपको क्या बोला था कि जनरली अपने देश में नेशनल इनकम को बोलते किससे हैं, जीडीपी से। मतलब ये जो 8 मेजर्स है उसमें से जब भी आप नेशनल इनकम को देखोगे ना दुनिया में, यानी अभी भी मैं गूगल सर्च करूंगा तो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया किस में बताएगा, जीडीपी में। फर्स्ट क्लास में दिखाया भी था आपको, और भी दिखा दूंगा बार बार, बट अभी आपको पहले ज्ञान लेना है, समझना है बात क्या होता है, फिर अपने प्रैक्टिकल नो हाउ में भी जानेंगे। जल्दी से बताना, ये जो जीडीपी एट एमपी निकलता है या कोई भी वैल्यू निकलता है जीडीपी का, उसके आगे 2 वर्ड और डाला, क्या क्या, एग्जेक्टिव लग गया, क्या क्या, नॉमिनल या रियल। सर ये क्या होता है नॉमिनल और रियल, थोड़ा समझाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, ध्यान से सुनना। नॉमिनल वैल्यूज का मतलब होता है करंट वैल्यूज, मतलब जो आप निजी जिंदगी में वैल्यूज देख रहे हो गुड्स का, वो क्या होते हैं, नॉमिनल वैल्यूज। क्या होते हैं वो, मतलब आज आप सपोज ये पेन खरीदने जाओ या कुछ भी खरीदने जाओ, कॉपी, पेन, चिप्स, खाने का सामान, घर का सामान, आपका जो वो वैल्यू लगता है आपके ऊपर, वो कितने का, वो वैल्यू जो देते हो आप, वो क्या होता है, आज के प्राइस के हिसाब से। किस प्राइस के हिसाब से, क्या वो ये बोलता है आज से 10 साल पहले इसका दाम इतना था, चलो ये ले लो, नहीं ना, किसके वैल्यू के हिसाब से बोलता है। तो ये जो वैल्यू जो आज के हिसाब से हैं उनको क्या बुलाते हैं, तो भैया रियल मतलब क्या होता है, जो आज नहीं, एक पर्टिकुलर साल के हिसाब से। क्या है, एक पर्टिकुलर साल के हिसाब से। सर वो पर्टिकुलर साल को क्या बुलाते हैं, बेस पीरियड। क्या बुलाते हैं उसको, अच्छा ये बेस और करंट में क्या फर्क है सर, इन्फ्लेशन का। क्या चीज का फर्क है, बेस पीरियड से आज के दिन में क्या हुआ है सर, वैल्यू अपग्रेड हुए या वैल्यू डिग्रेड हुए, जो भी हुआ हो, बट इतना समझ में आया है कि बेस पीरियड से आज के प्राइसेस का जो चेंज है उसको क्या बुलाते हैं, बताओ, इन्फ्लेशन। क्या बुलाते हैं, इन्फ्लेशन। तो अगर हम कोई भी नेशनल इनकम जब निकालते हैं वो आज के मार्केट प्राइस पे है, यानी आज के वैल्यू पे है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, नॉमिनल वैल्यू। यानी क्या, नॉमिनल वैल्यू आर इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। कैसा लगा ये वर्ड, यानी उसमें अलग से इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं करना, जो तुम प्राइस सुन रहे हो उसमें ऑलरेडी क्या एडजस्टेड है, इन्फ्लेशन। तो रियल वैल्यूज क्या होते हैं, जल्दी से बताओ, वो वैल्यूज जिसमें हमको इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है। मैं बता रहा हूं, जब मैं पढ़ा था ना, एक इल्यूजन पैदा हो गया था, उल्टा लगता है सोचते वाइज। देखो नॉमिनल में लगता है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है, रियल में लगता है इन्फ्लेशन एडजस्ट। वर्ड है एडजस्ट, ये नहीं ऐड और माइनस। एडजस्ट का मतलब क्या होता है, हटाना या बढ़ाना दोनों हो सकता है। यहाँ क्या वर्ड हुआ एडजस्ट का मतलब, हटाना। यानी अगर नॉमिनल वैल्यूज से मैं क्या हटा दूं, इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दूं, तो क्या मिलता है, रियल वैल्यूज। ये मत बोलना रियल में अगर मैं इन्फ्लेशन ऐड कर दूं तो क्या मिलता है, नॉमिनल। हुआ तो सर वही, बट बोला ऐसे नहीं जाता है। बोला कैसे जाता है, समझ में आया, क्या बोले, नॉमिनल से अगर मैं इन्फ्लेशन इफेक्ट हटा दूं तो क्या मिलता है, यानी रियल तक जाने के लिए नॉमिनल वैल्यूज में क्या एडजस्ट करना पड़ता है, इन्फ्लेशन। तो डेफिनेशन वाइज इट इज वेरी क्लमजी। क्लमजी इसलिए बना क्योंकि रियल वैल्यूज में इन्फ्लेशन वर्ड का मतलब आया और नॉमिनल वैल्यूज में कहीं इन्फ्लेशन वर्ड आया नहीं। जबकि नॉमिनल का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन है, और रियल का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन है। तरीके हैं बोलने के। तो वापस से बताओ, नॉमिनल वैल्यू का मतलब वो वैल्यूज जो आज के प्राइस के हिसाब से हैं, और रियल वैल्यूज जो बेस ईयर के प्राइस में। तो बताओ क्या करना होगा ऐसा नॉमिनल वैल्यूज के साथ कि रियल वैल्यूज तक चले जाए, इन्फ्लेशन इफेक्ट हटाना होगा, यानी एडजस्ट करना होगा। तो रियल वैल्यूज के डेफिनेशन होते हैं कि दोज वैल्यूज विच आर कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन। जबकि लगता है उल्टा होना चाहिए, नॉमिनल में होना चाहिए एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, नहीं, नॉमिनल तो इन्फ्लेशन के साथ ऑलरेडी बोला जाता है। इसमें अगर मैं इन्फ्लेशन इफेक्ट हटा दूं यानी एडजस्ट कर दूं तो मेरे को क्या मिलता है, रियल वैल्यू। क्या लॉजिक क्लियर रहेगा। अब ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी पढ़ते वक्त ना लगता था अरे डेफिनेशन तो उल्टा है लग रहा है, बट नहीं, सही बात बोल रहे हो लोग, एडजस्टिंग वर्ड है ना कि एडिंग वर्ड है। डन, जल्दी से पढ़ना पहला वाला पैराग्राफ,
जल्दी से पढ़ना पहला वाला पैराग्राफ, क्या लिखा हुआ है? When GDP is estimated on a basis of what current year market price, it is called nominal GDP or GDP at current. For example, GDP of the year 2021 may be measured using the prices of what 2021. हाँ ठीक है, और वही nominal GDP changes from what year to year for how many reasons? Very good, very good. एक रीजन तो आप बता दो, इन्फ्लेशन. नॉमिनल तो क्यों चेंज होगा? इन्फ्लेशन. और दूसरा नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज का ग्रोथ. क्या मतलब, क्या हुआ? मतलब जो ग्रोथ आ रहा है उसकी वजह से, एक याद है जो अपने कॉस्ट में पढ़ते हैं, मटेरियल का प्राइस दो कारण से चेंज होता है, क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट है. क्या क्या? प्रोडक्शन इंक्रीज होने से या चेंज होने से, और दूसरा रेट चेंज होने से, है ना? यही पढ़ते हैं ना. फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है दो मेथड से. वो फिक्स्ड कॉस्ट को किससे लेना देना नहीं है? वॉल्यूम चेंज से. बट वेरिएबल कॉस्ट को किससे लेना देना था? वॉल्यूम चेंज भी और रेट चेंज भी. वैसे यहां बात कर रहा है नॉमिनल वैल्यूज दो कारण से चेंज होते हैं. पहला इन्फ्लेशन, दूसरा प्रोडक्शन. क्या नहीं लगता है करेक्ट मेजर ज्यादा कौन सा है? अब रियल, क्योंकि रियल असली बताएगा क्या चेंज? सिर्फ क्वांटिटी चेंज. सिर्फ क्या बताएगा? वैल्यू एडिशन. क्या बताएगा? सिर्फ कितना आउटपुट इंक्रीज हुआ, क्योंकि वो क्या मान लेता है? प्राइस को कांस्टेंट. एक ही पर्टिकुलर बेस ईयर के प्राइस के हिसाब से अगर मैं 2 साल का क्या निकालूं? जीडीपी निकालूं, तो वो क्या देगा? कंपैरिजन बिटवीन द जीडीपी ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन या डिक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी चेंज इन द इकोनॉमिकल प्रोडक्शन. करेक्ट बात? बोलो, बात समझ में आ रहा है? वापस से, नॉमिनल वैल्यू किस कारण से चेंज होता है? दो कारण से. पहला प्राइस, यानी क्या? इन्फ्लेशन आ गया, और दूसरा प्रोडक्शन. बट रियल तब फिर क्या हो रहा है? सिंस प्राइस फिक्स मान ले रहा है, तो वो सिर्फ क्या चेंज दे रहा है? प्रोडक्शन. इससे असली वैल्यू झलक, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? वर्ड आया रियल, असली, रियल वैल्यू एडिशन. और ये है नॉमिनल जो दिखता है. क्या डन है बात आपको? पढ़िए दो टू रीजंस. नंबर 1, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड चेंजेस, मतलब वही या तो बढ़ा या तो गिरा. एंड सेकंड मार्केट प्राइस चेंज, दोनों आता है. चेंज इन जीडीपी ड्यू टू चेंज इन प्राइस फेल टू करेक्टली एक्सप्लेन दी परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस. करेक्ट बात? इससे करेक्ट मेजर नहीं मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है नेशनल इनकम बढ़ा हुआ दिख रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस, जबकि हो सकता है आउटपुट तो कम हो गया या सेम रह गया. हो ही सकता है, क्योंकि प्राइस चेंज भी लिया हुआ है. तो ये गलत मेजर है. सही मेजर ज्यादा कौन सा आया? रियल. देखो अगला पैराग्राफ. देयरफॉर फॉर मार्केट कंपैरिजंस ऑफ जीडीपी एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स वी नीड टू कंप्यूट रियल जीडीपी. Real GDP is calculated in such a way that goods and services produced in a particular year are evaluated at some constant set of prices or constant price. कोई एक base year का price. In other words, it is calculated using the price of a selected base year. जैसे कि 2011-12 अगर एक base year selected है, तो रियल जीडीपी ऑफ 2021 विल बी कैलकुलेटिंग टेकिंग द क्वांटिटीज ऑफ 2021 बट मल्टीप्लाइंग विद देम क्या 11-12 का प्राइस. इंडेक्स नंबर बोल के फाउंडेशन में चैप्टर था, ऐसा ही काम करते थे. लेस्पेरियस ये काम करता था, बोलता था ना कि बेस ईयर का अपने वो लेंगे वेट्स, और करेंट ईयर का वो क्वांटिटी इंडेक्स निकालते वक्त क्या निकालते थे? क्वांटिटी इंडेक्स. क्वांटिटी इंडेक्स निकालते वक्त बेस ईयर प्राइस को वेट्स लिए थे. वही बात बोल रहे, याद आ रहा है? लेस्पेरियस. एक लेस्पेरियस था, एक पाश्चे था, और एक फिशर था. नहीं याद आ रहा है? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पास हो गए. रुको बताते हैं. आज मैथ्स का एग्जाम है तुम लोग के नीचे वाले लोग का, देखें कैसा जाता है. 10 क्या लिखा हुआ है? पढ़ो 10. देखो क्या लिखा हुआ है? रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस रेफर्स टू व्हाट? देखो देखो देखो, अंडरलाइन. टोटल मनी वैल्यू एडेड ऑफ व्हाट? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड एस्टिमेटेड यूजिंग बेस ईयर प्राइस. यानी वही डेफिनेशन ऑफ जीडीपी है, बस एक वर्ड क्या एक्स्ट्रा ऐड हो गया? देखो तो, एस्टिमेटेड यूजिंग बेस ईयर प्राइस. मतलब वो जो जीडीपी का डेफिनेशन है
उसमें अगर रियल जीडीपी का डेफिनेशन आ जाए तो पूरा वही लिखना, सिर्फ लास्ट में क्या लिख देना है, ये वाला लाइन, क्या, एस्टिमेटेड यूजिंग बेस ईयर, नंबर 2 में दो, नंबर 2 में दो। तो याद नहीं रखना पड़ता है कोई भी डेफिनेशन अगर समझावे, मेरे को तो ऐसे ही होता था, आपका पता नहीं। द रियल जीडीपी इज एन, देखो खराब लगेगा बट यही है, क्या, इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर, मतलब एकदम अटपटा लगेगा, मन में आ रहा है नॉमिनल इज एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर, बट नहीं, क्या है, रियल इज एन इन्फ्लेशन। तो जब हम पढ़ा था हमको ये कंफ्यूजन हो गया था, अल्लाह ये कैसे वर्ड हो रहा है, और तब ये होता ना कि ये सब चीज कौन बताएगा, कैसे पूछ भी कैसे ले मुंह से कि सर बताइए, बट देखो हमको तब समझ में अच्छा एडजस्टेड वर्ड है ना, कि ये बोला एडेड, एडजस्टेड मतलब दोनों हो सकता है, प्लस भी और माइनस, बोलता है नॉमिनल में ऑलरेडी एडेड है, अगर उसमें से हम एडजस्ट कर दे, नहीं हटा दे, तो क्या मिलता है, रियल। तो एक कंफ्यूजन रहता है लोगों के मन में कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर सुनते ही लोग बोलता है नॉमिनल, ना, इन्फ्लेशन एडजस्टेड मतलब रियल, ध्यान रहेगा आपसे, हो करोगे यहाँ, हो, पता नहीं मेरे को तो दिक्कत होता था, आपको होता है कि नहीं, चलो, एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय दी, क्या लिखा हुआ है, चेंजेस इन प्राइस, इट चेंजेस ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन व्हाट, अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन दी इकोनॉमी, लेस्पेरियस जी का फॉर्मूला। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, रियल जीडीपी इज अ बेटर मेजर ऑब्वियसली ऑफ इकोनॉमी वेल बीइंग एज इट इज show as it shows the true picture of the change in the production of the economy। एक ही बात को वो पैसिव एक्टिव कर रहा है WB टाइप, बट मेन लाइन तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल्दी से ये जो लाइन है ये पढ़ो तो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट 1-2 नंबर के लिए पढ़ो तो, क्या वर्ड क्या पहले ये तो पढ़ो, जीडीपी इंडेक्स पता है आपको फुल फॉर्म, एनआई इंडेक्स भी ठीक है, नेशनल इनकम इंडेक्स, लास्ट वाला क्या है, एनआई डिफ्लेटर, डिफ्लेटर भी क्या होता है, एक तरीके से इंडेक्स का ही वैल्यू को बोलते हैं डिफ्लेट करना, डिफ्लेट जनरली लोग सोचते हैं कि गिरना, डिफ्लेट मतलब गिरना भी हो सकता है और बढ़ना भी हो सकता है, जैसे इन्फ्लेट और डिफ्लेट वर्ड एक ही बात है। अच्छा, डिफ्लेट कर रहा है चाहे वैल्यू बढ़ा हुआ है, तो मतलब एक तरीके से क्या हुआ, इन्फ्लेट ही तो हुआ, नामकरण भले ये लोग क्या कर दिया, डिफ्लेटेड। जल्दी से बताना तो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट, मैं इस वर्ड को ऐसे नहीं पढ़ाता हूं, मेरे को बेस्ट क्या लगता है ध्यान से सुनना, मैं आपको बोल रहा हूं, मान लो आज के दिन का जीडीपी है, आज के दिन का जीडीपी है 1000 करोड़, ये कौन सा जीडीपी है, वेरी गुड, आज के दिन का जीडीपी अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला, तो मतलब ये ऑलरेडी इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, यानी कि ये करंट प्राइस पे है, यानी कि ये नॉमिनल। अब मैं बोल रहा हूं आज का जीडीपी है 900 करोड़ एज पर बेस ईयर प्राइसेस, तो ये क्या है, रियल जीडीपी। एक सेकेंड, ये क्या आया, रियल जीडीपी, और ये क्या है, नॉमिनल। कोई बताएगा 900 से 1000 कैसे पहुंचते होंगे, इन्फ्लेशन अब ऐड करेंगे, 1000 से 900 जाने के लिए अगर इन्फ्लेशन हटाते हैं तो इसमें इन्फ्लेशन जोड़ेंगे। अच्छा, ऐड माइनस नहीं होता, फैक्टर एडजस्ट होते हैं, फैक्टर मतलब बचपन में भी ये बात सुना होगा आपने। अच्छा, कंपाउंडिंग वाला चीज, 10% से बढ़ना क्या मतलब ये होता है प्लस 10% की इंटू 1.1, बोलो। वैसे ही 10% से पीछे आने का मतलब क्या होता है, माइनस 10% की डिवाइडेड बाई 1.1। डिवाइडेड बाई 1.1 करते थे ना, कि बोलोगे 90% कर दो सर, नहीं, क्या करते हो, डिवाइडेड बाई 1.1, यानी डिवाइडेड बाई 1.1। 1.1 क्या था, फैक्टर, क्या है। अच्छा, 1.1 को हम 110% भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकता है, 100 चलेगा तो 0.1 मतलब 2 जीरो इधर %, समझ रहे हो तो ठीक, तो 110%। तो मैं इसमें क्या इंटू करूं कि मेरे को 1000 मिलेगा, वैल्यू मत बताओ, मेरे को बताओ वर्ड, इन्फ्लेशन फैक्टर, क्या बोलूं, इन्फ्लेशन रेट की इन्फ्लेशन फैक्टर। फैक्टर मतलब 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, कैसा लगा ये बात, 1 प्लस पता है ये बात ऑलरेडी फाउंडेशन में था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सेकेंड लास्ट टॉपिक, रियल वर्सेस नॉमिनल वैल्यू, और लास्ट टॉपिक था आपका CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, सेकेंड लास्ट टॉपिक ये था फाउंडेशन में। कुछ याद नहीं है आपको, है याद है, अच्छा हम बोले थे वहां फिर आएगा, और ये देखो आ गया, फाउंडेशन में पढ़ाया जा रहा था आप लोग को, बट
ठीक है सर, पास बैठे हैं, समझे ना आप। वो लोग को बोलिए जो आज दे रहे हैं, हम लोग को मत बताइए। जो आज दे रहे हैं उनको बता दीजिए ये बात, ठीक। पहले बताओ ये वाला बात अब क्लियर हो रहा है? क्या बोले वापस से, रियल वैल्यूज में क्या ऐड करना, इनटू करना। कौन सा फैक्टर इनटू करना? इन्फ्लेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं? और इन्फ्लेशन फैक्टर मतलब 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। क्या यही वो बात कर रहा है क्या? देखो तो ये फैक्टरी तो क्या हो गया, जीडीपी इंडेक्स वही 110%। क्या बोले 100? एक मिनट, यानी 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल्स टू 1000 करोड़ बाई 900 करोड़। करेक्ट? करेक्ट। और अगर इसको परसेंटेज में बोलना है तो इनटू 100%। क्या यही ऊपर लिखा हुआ है? देखो नॉमिनल जीडीपी। वो 1000 करोड़ क्या था? नॉमिनल जीडीपी। 900 करोड़ क्या था? रियल जीडीपी। इनटू 100% करने से क्या मिलता है? एनआई इंडेक्स या जीडीपी इंडेक्स या जीडीपी एनआई डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, या अभी वर्ड एक बोला, क्या बोलो? इन्फ्लेशन फैक्टर। क्या बोला? इन्फ्लेशन। जल्दी से निकालना तो इसका वैल्यू 1000 बाई 900 इंटू 100, 111.111%। जल्दी से बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन? 11.11। ये बात यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ये बात यहाँ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो क्या आया? 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। जीडीपी इंडेक्स क्या देता है आपको? कितने फैक्टर से वैल्यू चेंज हुआ? तो फैक्टर आया 111% करीब करीब। करेक्ट? तो इस 111% में यानी कि इन्फ्लेशन कितने का था? 11%। लिखो इस बात को, देयरफॉर लिखो इसके नीचे, देयरफॉर इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल्स टू जीडीपी इंडेक्स माइनस 100%, माइनस 1 या 100%। करेक्ट? तो 1 ही तो माइनस किए। अरे 1.1111 से 1 माइनस कर दिए, या बोल लो 100। पता है क्यों 100%? क्योंकि बेस ईयर का इंडेक्स इज ऑलवेज 100। बेस ईयर का इंडेक्स क्या होता है? 100। वो हटा देंगे तो सिर्फ इन्फ्लेशन इफेक्ट मिल जाए। कई कारण है, सब पढ़ा हुआ इंडेक्स नंबर में, भूल गए। बोलो डन है क्या बात? क्या? एक मिनट, क्वांटिटी चेंज तो दोनों में ही है, नॉमिनल में भी और रियल में भी। तो सिर्फ किसके कारण चेंज हुआ? रियल इज ओनली ड्यू टू क्वांटिटी, नॉमिनल इज ड्यू टू क्वांटिटी एज वेल एज प्राइस, यानी इन्फ्लेशन। तो सिर्फ रियल में क्या जोड़ने से नॉमिनल मिल जाएगा? इन्फ्लेशन इफेक्ट। क्योंकि क्वांटिटी वाला इफेक्ट तो रियल में भी है और नॉमिनल में भी। हाँ नहीं, क्वांटिटी का इफेक्ट दोनों में है, बट नॉमिनल में तो और किसका इफेक्ट है? प्राइस का भी। इसमें सिर्फ किसका इफेक्ट है? क्वांटिटी का ही। तो ज्यादा कंपैरिजन के लिए मेजर बेस्ट कौन सा है? क्या डन है सबको बात? देखो यही वाला बात ये लोग नीचे लिखा है क्या इस पैराग्राफ में, जो भी अपने समझे, फॉर्मूला डिराइव किए। पढ़ो पढ़ो प्लीज एवरीबॉडी, जल्दी से पढ़ो प्लीज। एंड इन्फ्लेशन इज अ मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर, जो आज तक आप लोग शायद माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़े हो, सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर है। और इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का काफी रिलेशन है। जो फिलीपींस बोल के एक आदमी था, वो कर्व डिराइव किया था उसका, जबरदस्त है वो टॉपिक। है नहीं आपके कहीं सिलेबस? एक टर्म था सीपीटी का, मई 2016 में, जब एमसीक्यू था, अभी भी है वैसे इकोनॉमिक्स का, उस टर्म में आ गया था। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड हु डिराइव्ड दिस? मतलब ये कौन से कर्व से शो होता है? सिलेबस में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया था। फिलीपींस कर्व आंसर था उसका। तो वही बच्चा लोग आके तुरंत कुंडू सर को, सर 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 ये कहाँ से आ गया, ये तो पढ़े ही नहीं है। बोला हाँ ये आउट ऑफ सिलेबस है, नंबर मिलेगा आपको फ्री, कोई दिक्कत नहीं। नंबर फ्री मिला था उस समय, गलत पूछ लिया, है ही नहीं सिलेबस में। क्योंकि उस समय पता है माइक्रो और मैक्रो दोनों था सीपीटी में। 50 नंबर का इकोनॉमिक्स था, 25 का माइक्रो, 25 का मैक्रो। इंटर में नहीं था, अब इंटर में है, फाउंडेशन में नहीं है। और वापस नवंबर 2023 से फाउंडेशन में है, इंटर में नहीं। ठीक है, चलो करो। नहीं मैथ्स तो 100 कर दिया है, हटाया क्या? 50 का 100 कर दिया, और अभी भी वही है। जल्दी से पढ़ो, टाइम पास मत करो। हम ही रीड करें क्या?
बकवास नहीं, पढ़ो खुद से प्लीज। अच्छा ये वाला भी तो अभी करवाया आप लोग को, वही लिखा है क्या नीचे देखो तो, इन्फ्लेशन रेट इन ईयर 2, मतलब सिर्फ सेकेंड ईयर का इन्फ्लेशन। तो क्या होगा, सपोज फर्स्ट ईयर का जीडीपी था डिफ्लेटर 110%, सेकेंड ईयर का है 112%, तो आपको क्या निकालना है, सिर्फ सेकेंड ईयर में कितने का इन्फ्लेशन आया, ओनली ऑफ सेकेंड ईयर, एक की नहीं, बेस से नहीं, सिर्फ सेकेंड ईयर का। तो कैसे करोगे सर, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो इसमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ सेकेंड ईयर में कितने का होगा। कैसे आया, ये भी एकदम इजी तरीका है, एक मिनट, क्या ये हो गया दिस इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ सेकेंड ईयर। कैसा लगा ये वाला बात, करेक्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 112/110, और ये 1 अगर मैं इधर भेज दूं तो -1, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये क्या, यही बात लिखा है देखो तो, 112 क्या था, 112 क्या था, जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ सेकेंड ईयर, 110 क्या था, जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ फर्स्ट ईयर, डिवाइडेड बाय 110 क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर। ये लोग फॉर्मूला जबरदस्ती बनाता है, हम अभी डिराइव कर देंगे। आपको सिर्फ एक ही बात समझना है, रियल वैल्यूज इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल्स टू, ये लाइन लिख लो अगर नहीं लिखे हो अभी तक तो, क्योंकि इससे आपको कोई भी फिर फॉर्मूला याद करने का दरकार नहीं है। क्या बोले वापस से बता दीजिए सर, यहां लिख लो रियल वैल्यूज यानी रियल जीडीपी इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी। चलो एग्जाम्पल 1, ऑनलाइन लाइव क्लियर। तो हाँ बदमाशी ने एल, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 20, फटाफट। जल्दी निकल गया, अरे हो गया क्या, दो चीज को डिवाइड करना है उस पर माथा लगा रहे हो सर। ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या, अरे वही एनआई डिफ्लेटर, जल्दी बताओ जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू, नॉमिनल कितना है 3000 और रियल कितना है इनटू 100%, यानी कितना, ओ माय गॉड 63.83 अप्रोक्स, करेक्ट। सुनना ना, नीचे बोला कमेंट, कोई बताएगा, डिफ्लेशन गलत वर्ड है, सीधा सा बात ये बोलो, पिछले साल से इस साल प्राइस गिरा है, पिछले साल से इस साल प्राइस गिरा, क्योंकि पिछले साल कितने का वैल्यू था, कितने का था देखो, सॉरी पिछले साल नहीं, इसी साल कितने का वैल्यू है रियल टर्म्स में 47, और अगर नॉमिनल टर्म्स देखे तो कितना है 3000। इसका मतलब रियल टर्म्स में क्या हुआ है देखो 4700 और नॉमिनल टर्म्स में 3000, मतलब क्वांटिटी अगर सेम है तो आज का प्राइस कल के प्राइस से कम है, तभी तो जाके ये 3000 आया 4700 का, यानी क्या हुआ, प्राइस गिरा। इसका मतलब ये नहीं डिफ्लेशन आया, डिफ्लेशन अलग चीज होता है, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब नेगेटिव इफेक्ट आ जाए, वो बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं लास्ट ईयर से इस साल प्राइस गिर गया। लिखो इसका कमेंट क्या, द प्राइस हैज फॉलन इन दिस ईयर एज कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर, द प्राइस हैज फॉलन इन दिस ईयर एज कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर स्लैश बेस ईयर, लास्ट ईयर स्लैश बेस ईयर, डन। अब अगर ये बेस ईयर का दाम था तो मतलब अगर गिर गया तो डिफ्लेशन ही हुआ है, कारण अगर चीजों का वैल्यू बेस से गिर जाता है तो मतलब डिफ्लेशन आया, बट अगर लास्ट ईयर से होता तो नहीं होता। सर लास्ट में बोल दिया बेस है कि नहीं,
ऐसे नहीं बोला कि लास्ट ईयर एज कंपेयर टू क्या बेस ईयर, बट आपको इतना नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये लाइन लिखना है जो मैंने अभी बताया। क्या लिखे हो बताओ वापस से, द प्राइस हैज फॉलन इन दिस ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर या लास्ट ईयर, जो भी सम्स में हो। डन है क्या बात? एक मिनट, ये बात अगर क्लियर है, ऊपर एक लाइन बच गया था वो भी कंप्लीट करवा देते हैं। पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, टू मेजर दी क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक एक आदमी क्या योगदान दे रहा है, जिसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। क्या बोले? पर कैपिटा। कैपिटा मतलब एक एक आदमी क्या योगदान दे रहा है, वो कैसे आएगा? तो टोटल देश योगदान दे रहा है, यानी क्या रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय जो देश के टोटल पॉपुलेशन, इसका मतलब एक एक आदमी क्या योगदान दे रहा है, पता चल जाएगा। जो कि एकदम गलत तरीका है, क्योंकि आप जैसे लोग तो नेगेटिव एनआई कर रहे हैं, हम जैसे लोग पॉजिटिव एनआई कर रहे हैं। तो आप जैसे लोग जो नेगेटिव एनआई फैला रहे हो यहाँ, तो उसके वजह से फिर भी तुम लोग ले रहे हैं क्रेडिट कि क्या हमारा ये योगदान है। मतलब तुम अगर सेंसस फ्यूचर में देंगे तब का तब देखेंगे, आज के सेंसस के हिसाब से और आज के जीडीपी के हिसाब से तुम लोग का रियल जीडीपी तुम लोग हम लोग का नुकसान करवा रहा है, और तुम लोग क्रेडिट भी ले रहा है, ठीक है ना। तो ये जो क्रेडिट तुम लोग बेकार का ले रहा है, ये गलती हुआ तो मुकेश अंबानी जो दे रहा है और जो आप दे रहे हो उसमें बराबर बात है क्या? बट यहाँ बोल रहा है मुकेश हो चाहे हम हो, दोनों एक ही योगदान दे रहे हैं। तो पर कैपिटा इनकम का भी क्या है, कुछ क्रिटिसिज्म्स है, लिमिटेशंस है, वही नीचे थ्योरी में लिखा हुआ है। बट एक लिमिटेशन समझ में आ रहा है, इससे क्या हो रहा है, सबका योगदान बराबर पता चल रहा है, जो कि गलत है। हर सेक्टर हर एक आदमी अलग अलग योगदान दे रहा है, नो डाउट एवरेज वाइज आप उसको बराबर मान ले रहे हो, और इस वजह से आप बोल रहे हो मेरा भी उतना ही योगदान जो मुकेश अंबानी का योगदान। गलत, बहुत गलत, ठीक है। जल्दी से नीचे एग्जाम्पल टू एवरीबडी, एग्जाम्पल टू एवरीबडी, जल्दी, इजी पिज्जी। यही लाइन एज कंपेयर टू लास्ट, इसलिए तो मैंने दोनों लिखवा दिया, लास्ट ईयर स्लैश बेस ईयर। सिंस यहाँ बेस ईयर वर्ड था तो सिर्फ बेस ईयर लिखना। देखो बेस से चेंज होता है तो वैल्यू डिफ्लेट भी हो सकता है, कारण जब दाम आज से 100 रुपया था आज 90 हो गया, तो मतलब दुनिया में क्या आ गया, डिफ्लेशन, बेस ईयर। बट दाम था पहले 80, 100 होके 90 हो गया, तो डिफ्लेशन अभी तक दुनिया में नहीं आया, क्योंकि वो 80 के हिसाब से तो अभी भी बढ़ा हुआ है, इसलिए बोले तो इसलिए इस चीज पे ज्यादा फोकस मत करो, सीधा यही लाइन लिखना जो हमेशा। जल्दी आओ एग्जाम्पल 2, कितना आया? ओ नॉमिनल मांगा, रियल दे दिया और प्राइस इंडेक्स दे दिया, दिस इंटू 120% इज नॉमिनल जीडीपी, करेक्ट। तो बताओ नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया, 540 करोड़, जो भी करोड़ में नहीं था। तो डन एवरीबडी, है ना, समझ में आ रहा है तो प्लीज बोलना मत सर वापस। एग्जाम्पल 3 प्लीज, लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3, लास्ट एग्जाम्पल। एकदम इजी, एकदम इजी, जल्दी बता दो वैल्यू। आपको इधर पूरा एक वैल्यू से मतलब ही नहीं है, कौन से वैल्यू से मतलब नहीं है बताओ? 600 से, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस इंडेक्स दे दिया निकाल के, है ना, तो अपने को 600 से मतलब ही नहीं है। बोला बेस ईयर जो था वो 2010 ही था, और उस दिन का इंडेक्स निकाल दिया 100, क्योंकि बेस ईयर का इंडेक्स तो क्या होता है 100, और आज का इंडेक्स कितना है 110, तो मतलब बेस टू आज के कितना हो गया 110% का क्या आ गया एनआई इंडेक्स, क्या आ गया 110% का एनआई इंडेक्स। अब 110% का अगर एनआई इंडेक्स आ गया है तो आपको क्या निकालना है, बोलो रियल जीडीपी, और आपको क्या दिया हुआ है नॉमिनल जीडीपी। तो सर ये 600 क्यों काम का नहीं है? ये काम का हो जाता अगर हमको यहाँ पे वो बाई वाला वर्ड कुछ तरीके से क्या बोलता कि 600 उस दिन का है, क्या ये क्या है जीडीपी, और आज का भी जीडीपी रियल टर्म्स में बोलता, तब जाके हम बता सकते थे कि भाई कितना चेंज हुआ, या उस दिन का भी जीडीपी और आज का जीडीपी में कोई रिलेशन देता तब करते। रिलेशन तो साफ साफ दे ही दिया कि उस दिन का क्या है बेस 100 और आज का क्या हो गया 110, तो मेरे लिए 600 अब काम का नहीं है। जल्दी से बताना, ये 110 दे दिया और ये क्या है नॉमिनल, तो क्या निकालना है रियल। फॉर्मूला रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू, बोलो नॉमिनल
बाई 110% यानी 109 ऐसा कुछ आ रहा है 909090 रेकरिंग है। डन है क्या यहां तक बात? पक्का एवरीबडी? दिस कंप्लीट्स ऑल इलस्ट्रेशंस ऑफ दिस चैप्टर। पॉइंट नंबर एम क्या लिखा हुआ है? एक चीज देखो, उसमें कहीं कुछ नहीं छोड़वाए हैं, पूरा कॉपी पेस्ट चौथा मार दिया इंस्टीट्यूट के बुक का। हेलो, कैलकुलेटर से बात करते हैं आप? आइए, और अगला क्या है देखिए, एन क्या? मेजरमेंट ऑफ एनआई इन इंडिया में कैसे होता है, कौन सा बॉडी स्टैब्लिश्ड है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नवनीत मुंदड़ा पढ़ाएगा तो आपका गलत एक्सपेक्टेशन है कि मैं ये सब चीज भी एक एक करके ऐसे बैठ के डिक्टेट करूंगा और आपको बोलूंगा। बकवास ज्ञान है, आने का चांस जीरो ना आया है आज तक ये सब चीज। बट एक बार पढ़ के जाना, रीड लिख लो, ठीक है ना। और वही क्या सिस्टम बैठा है इंडिया में निकालने के लिए, बेकार ज्ञान, ना तुम याद रख पाओगे ना तुमको समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज तो घुसोगे नहीं जब तक उस जगह पे कि ये लोग कर कैसे रहे, हमको कैसे मालूम। 2 दिन का क्लास में हम ये समझ जाएंगे इंडिया का नेशनल इनकम कैसे निकलता है, कभी नहीं सीख पाएंगे। बट वो बॉडी कौन बना रहा है, कौन वो बॉडी रूल कर रहा है, कैसे वो बॉडी काम कर रहा है, वो लिखा हुआ है। और लास्ट पॉइंट क्या है? जीडीपी लिमिटेशन, यानी क्या? वही एनआई का लिमिटेशन। और लास्ट एक और है, देखो क्या कि कंप्यूटेशन में क्या लिमिटेशन आता है, और एक जीडीपी जो निकला वो भी करेक्ट मेजर है कि नहीं, उसके लिमिटेशन। जैसे बोला ना पर कैपिटा इनकम गलत बात है, वैसे ही कई बातें लिखी हुई है। तो ये कुछ बातें हैं जिसमें अगर मेरे से इंपॉर्टेंट पूछो आप तो लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ एनआई कंप्यूटेशन इज अ गुड पॉइंट। जैसे मैंने क्या बोला, ब्लैक मनी वाला बात, तो उसके कारण एनआई कंप्यूटेशन में क्या आता है, डिफिकल्टी। तो ये पूरा एम एन जो भी था, ओ पी क्यू आपका होमवर्क है, रीड करना है। जो हमको मालूम है आप एग्जाम तक तो नहीं करोगे, तब आपके ऊपर जाता है कहीं, ठीक है। ट्राई कर लेना एक बार रीड करके। अब जो वो बीच में वो अमेंडेड वाला पार्ट बच गया ना, सिर्फ वो बचेगा, बाकी यूनिट 1 कंप्लीट। अगले क्लास हम यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे, केंशियन थ्योरी। क्या क्यू वाला देगा, लिमिटेशंस, ठीक है। टाटा।